बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ माहम जाहिद और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। तो जनाब बस सुबह बखैर आप सबको, और आप इसी तरह से हमेशा खुशबाश रहिए। और हम जो है अपना शो लेकर आ चुके हैं और इसी तरह हमारा शो ट्यून करके देखते भी रहिए टीवी पर भी, और जनाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसको शेयर करते रहिए। तो आज का प्रोग्राम भी आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले एशिया कप अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया है, उसके हवाले से आपको बता दें तो जनाब पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ अहम मैच होने जा रहा है और उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि फेवरेट है और फिर फाइनल में भी भारत से गिन गिन कर बदले लेगा। आज का मैच कितना टफ हो सकता है, इस पर सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ होंगे। और जी प्रोग्राम में हमेशा की तरह आगाज़ में बात करेंगे वेदर की भी, और किस शहर में कितना टेम्परेचर रहने वाला है और कहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है, इस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में जी सेहत के हवाले से बात करेंगे, बदहज़मी की क्या वजूहात होती हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हाजमे के निज़ाम को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर माहिर तिब हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, ये मैदे के हाजमे की बात है, साथ वो भी है जो कहते हैं यार तुम्हें कोई बात ही हजम नहीं होती। नहीं, हजम नहीं होती और तुम उगल देते हो फौरन से पहले। नहीं, ये उगलना नहीं है, ये कॉन्स्टिपेशन वाला भी हो सकता है। ओहो, खैर चलें, ये बात कहीं और निकल गई है। हम प्रोग्राम में सोशल इश्यूज पर भी जनाब आज से बात करेंगे और मंगनी और शादी के दरमियान आइडियल वक्त कितना होना चाहिए, ज्यादा लंबी मंगनी से रिश्ता कमजोर क्यों हो जाता है, इस पर रिलेशनशिप कोच हमें ज्वाइन करेंगी और उसके साथ साथ आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे। न्यूयॉर्क में दुनिया के बड़े रहनुमाओं की बड़ी बैठक जारी है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात शेड्यूल है। इस मुलाकात के असरात क्या होंगे, इससे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, इस पर बेलाग तज्जिया होगा। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में जी लाहौर पुलिस की हम कारकर्दगी पर बात करेंगे, जिनको जी बहुत निशाना बनाया जाता है, बहुत उन पर क्रिटिसाइज भी किया जाता है, हर बंदे का पुलिस से पाला पड़ता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो जराइम में कमी के दावे हैं उन पर भी बात की जा रही है। अब कितनी कमी हुई है, क्या हकीकत है, इस हवाले से भी जानेंगे। और पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स की भी बात करेंगे कि कौन सी खबर इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जा रही है, वजह क्या है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर और उस हवाले से आपको बताएंगे। और अगर देखा जाए तो इस वक्त जो अमरीका है वो मरकज़े निगाह बना हुआ है क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर आप देख रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो पहुंच चुके हुए हैं। आलमी रहनुमाओं की बड़ी बैठकें चल रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब किए जा रहे हैं। मसला फ़लस्तीन और गजा जंग इस वक्त फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। गुज़श्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने जनरल असम्बली से खिताब करते हुए पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया और कहा कि यह मुआहदा न सिर्फ दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान करीबी ताउन की अलामत है, बल्कि ये खित्ते में एक जामे और मुतवाज़न सलामती के निज़ाम की बुनियाद भी फराहम करता है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, मुज़ाकरात के लिए अमरीकी दबाव कबूल नहीं किया जाए। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका में काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। उनकी साइड लाइन मुलाकातें भी बहुत हो रही हैं, बहुत अहम मुलाकातें। और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि अरब मुस्लिम सरबराही इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू की, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि टॉप ट्रेंड बनी हुई है। गुज़श्ता रोज़ जी वज़ीर आज़म की वर्ल्ड बैंक के सदर और IMF जो हैं उनके साथ भी, उनके डायरेक्टर के साथ भी मुलाकात हुई और मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि पाकिस्तानी मईशत पर जो सैलाब के असरात हैं उस पर IMF जी जायज़े जो हैं वो शामिल करे। और ये भी इतलात आ रही हैं कि आज वाशिंगटन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर और अरब मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें मुस्लिम रहनुमाओं ने गजा में इंसानी अलमिये और खित्ते पर संगीन असरात पर इजहार तशवीश किया। शुरका ने जबरी नकल मकानी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ दोहराते हुए फ़लस्तीनियों की वापसी, जंग के खात्मे और फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया है। जबकि अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता और गजा के अमन के लिए 21 निकाती अमन मनसूबा पेश कर दिया। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का कहना है कि चंद रोज़ में डोनाल्ड ट्रंप गजा से मुताल्लिक बड़े ब्रेक थ्रू का
ऐलान कर सकते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन करने के लिए माहिर बैनुल अक़वाम सिद्रा सदोज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा कि अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता और गज़ा में अमन के लिए अपना प्लान पेश कर दिया और बताया ये जा रहा है कि अमरीकी सदर चंद रोज़ में गज़ा से मुतालिक बड़े ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। तो क्या ये बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है या बस फिर वही ज़बानी कलामी बातें होंगी और बात रफा दफा हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हमने ये देखा कि कल अमरीकी सदर की 8 जो है वो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से एक बड़ी ही अहम बैठक हुई है और इसके बारे में सबसे पहले जो है वो टर्की के सदर ने कहा कि जनाब ये बहुत अहम थी और उसके बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद कहा, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल मीटिंग। तो अब ये देखें कि आपने जैसे कहा कि 21 नकाती जो है वो एजेंडा भी दे दिया है और अमन की तरफ एक कोशिश है। जिस तरीके से तमाम मुस्लिम ममालिक ने एक पेज पर आकर और जिस तरीके से तमाम मुस्लिम ममालिक ने एक बहुत ही स्ट्रांगली अपने केस को पुटअप किया है और वो भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, हम देखते हैं कि हर साल जो है वो सितंबर के महीने में ये इजलास होते रहते हैं, लेकिन इस मरतबा ये इजलास स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए हैं जंग में। और आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से वो तमाम मुस्लिम ममालिक एक पेज पर आ चुके हैं इस टाइम पे, ना सिर्फ गज़ा के लिए बल्कि ये जितने भी 7 अक्टूबर 2023 से जो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है इसराइल, उसके अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को कंडेम करना और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेज पे आना। हम OIC के किरदार को भी उठा के अगर देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा इस टाइम पे जितने ये एक नया हमारे दरमियान बनी है इत्तेहाद बना है मुस्लिम ममालिक का, तो OIC को अगर एक तरफ देखा जाए और एक तरफ इस इत्तेहाद को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे ये इत्तेहाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिद्रा बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये इत्तेहाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और इसकी एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा है ओवरऑल। OIC का तो अब बस वही है ना, तवक्कुफ के साथ कहना पड़ता है OIC। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में अहम मुलाकात मुतवक्की है। इस मुलाकात की टाइमिंग कितनी अहम है? आप इस मुलाकात को किस तरह से देखती हैं? पाकिस्तान के लिए ये कितनी मौसर और सूदमंद साबित हो सकती है? अच्छा, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसके अंदर ये था कि चूँकि मैं थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड की तरफ आती हूँ। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात है, बाज़ाब्ता तौर पे 1-on-1 ये पहली मीटिंग है उनकी। अब जब मैं मई की तरफ आती हूँ तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दफ़ा इस बात को एक्सेप्ट किया है, इनफैक्ट प्रोपेगेट भी किया है, जो कि ट्रूली ही इज़ वेरी राइट अबाउट इट, कि इंडिया पाकिस्तान की जंग को रुकवाने में जो है वो मेरा किरदार है। अच्छा, अब हम इंडिया का जब किरदार उठा के देखते हैं तो मोदी जो है वो टोटल डिनाइल में चला जाता है कि नहीं ये जंग रुकवाने में डोनाल्ड ट्रंप का तो वो नाम नहीं लेता। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जब हमने देखा तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई कि जिसमें हमने एक्नॉलेज किया डोनाल्ड ट्रंप की एफर्ट्स को कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप का किरदार है। सो ये इंडिया ने जब उस चीज़ के डिनाइल की तरफ गए हैं तो इंडिया की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का एक रिएक्शन बहुत सामने आया है और वो एक रिएक्शनरी मोड में आके टैरिफ लगा रहे हैं। अभी उन्होंने जो है वो मैं देख रही थी कि कुछ वीज़ास के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट कर दिया है कि इतने $1,000 होने चाहिए, तब आपको वीज़ा पॉलिसीज चेंज हो गई। तो उसके अलावा जितने इंडियंस जो हैं वो काम कर रहे थे यहाँ बैठ के गूगल के लिए या डिफरेंट अमेरिकन कंपनीज के लिए, उसको भी रोक दिया। सिमिलरली जब मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान की जहाँ पे बात आई और जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है कल से कि वो जो गर्म जोशी से एक मुसाफिहा किया है इन लोगों ने, सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। जब पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया डोनाल्ड ट्रंप की इस एफर्ट को कि हाँ ही प्लेड द रोल, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव है। और इंडिया तो खैर क्रेडिट किसी को भी नहीं देता और अमेरिका को भी नहीं दे रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये क्रेडिट खुद भी बहुत ज़्यादा ही ले रहे हैं और वो कहते हैं कि जी हम जंगे रुकवाने का जो सहरा है उनके सर जाता है। इसके ऊपर फ्रांस के सदर ने कहा है ना कि हम आपको नोबेल इनाम के लिए हम भी जो है वो रेकमेंड करेंगे आप अगर गाजा की जंग को रुकवाते हैं। आई होप आई विश कि वो रुकवा सकें, क्योंकि वो कहते कुछ है, स्टेटमेंट कुछ होती है, लेकिन एक्शंस उनके कुछ डिफरेंट नजर आते हैं। बिल्डअप हो चुका है मुस्लिम ममालिक से, मैं सिर्फ अरब ममालिक की बात नहीं करूंगी, अजम ममालिक भी जिनमें शामिल हैं, ऑल मुस्लिम कंट्रीज, और स्पेसिफिकली ये जो कल 8 ममालिक की एक बैठक हुई है तो इसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सिर्फ ये मत देखें बल्कि आप ये भी देखें कि अगस्त में मैंने यहीं बैठ के
सुनो के ही एक प्रोग्राम में जो है वो बात की थी कि बहुत सारे कंट्रीज बाय द एंड ऑफ अगस्त फ़लस्तीन को एज एन इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे तस्लीम करें। सो हमने देखा कि वो एक धड़ाधड़ जो है वो यूएन के इजलास से पहले आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज पॉजिटिवली शॉक कि फ्रांस को उठा के देख लें, माल्टा को उठा के देख लें, कनाडा को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, सो मेनी कंट्रीज दे आर रिकग्नाइजिंग द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन नाउ। तो सिद्रा, आप क्या समझती हैं कि ये जो ममालिक तस्लीम कर रहे हैं, यूरोपीय ममालिक हैं और दीगर बड़े अहम ताकतवर ममालिक हैं जो कि फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, इससे अब क्या आगे नताइज निकल सकते हैं? इससे क्या बेनिफिट हासिल हो सकता है? क्या गजा के अंदर कोई सूरत हाल बेहतर हो सकती है? इसराइली फोर्सेस वहाँ से निकल सकती हैं, हमले रुक सकते हैं 7 अक्टूबर से पहले? इंडोनेशिया ने कल ये बात की कि हम अपनी फ़ौज वहाँ पे भेजने के लिए तैयार हैं। और जो एक मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुसद्दका इत्तलात हैं, लेकिन कुछ जो स्पेकुलेशंस हैं वो ये भी हैं कि शायद ट्रंप जो हैं वो इस चीज़ की भी एक तजवीज़ पेश कर दें कि मुस्लिम ममालिक अपनी फ़ौजें जो हैं वो जमा करके गजा में भेज दें। सो अगर इस तरह की भी कोई सूरत हाल पेश आती है तो ऑब्वियसली जब एक कंट्री दैट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू यूएन कि आप हमें जो है वो जस्ट गो अहेड का सिग्नल दें और हम जो है वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। सिमिलरली अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का और सऊदी अरब का जो है वो एक बहुत बड़ा दिफाई माहिदा हो चुका है। तो वो साथ साथ बहुत सारे और ममालिक हैं कि जो इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि इस किस्म की बहुत सारी बातें आना बहुत ज़्यादा खुश आई। यकीनन सारे ममालिक को वैसे एक पेज पर होना भी चाहिए। और सिद्रा, जैसे माजी में अमेरिका जो है वो खलीजी मुल्कों का जामिन समझा जाता था, मगर अब खलीजी मुल्कों ने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया और खित्ते को पावर डायनामिक्स चेंज कर दिया, सिक्योरिटी फराहम करने वाला और दुनिया के लिए नागुज़ीर मुल्क बन चुका है। तो इस तनाजुर में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पाक सऊदी दिफाई मुआहदा इसका मुंह बोलता सबूत है, तो ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, सऊदी अरब का जो मेजर रिलायंस था ना फॉर देयर टेक्नोलॉजी, फॉर देयर उनके जितना भी असलहा इस्तेमाल हो रहा है, उनके जितने जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका मेजर रिलायंस टूवर्ड्स यूएसए था। मैं एक क्लिप देख रही थी जिसके अंदर दैट वाज यू नो एक वो चिट चाट वाली सिचुएशन में बैठे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप हैं और सऊदी प्रिंस हैं। सो जिसमें ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि फॉर देयर सिक्योरिटी दे लुक टुवर्ड्स यूएसए। लेकिन हमने इस मार्का हक के बाद, बुनियान मरसूस के बाद, जो इस पूरे रीजन की पावर डायनामिक्स है उसको चेंज किया है। और ना सिर्फ उस डायनामिक्स को चेंज किया है बल्कि अब वो ममालिक जो हमें कमज़ोर समझते थे, देखिए ये एक फैक्ट है कि हम इकोनॉमिकली या अपने जोग्राफियाई तौर पे अगर देखा जाए या पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम एक छोटा मुल्क हैं। लेकिन हम उस छोटे मुल्क होने के बावजूद जहाँ पे हमारी दिफाई तनसीबात हैं या जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात है, तो वहाँ पे तो देखें कि हमें कोई भी मात नहीं दे सका अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई दे भी नहीं और सकता। सिद्रा बिल्कुल मात नहीं दे सकता, लेकिन अब ये जो हमारे दुश्मन है, ये ज़रा सिर्फ इमेजिन करके देखें कि मौशी तौर पर भी अब उस तरह से मसाइल नहीं है इस इत्तेहाद के बाद ख़ास तौर पर, और कितनी एडवांसमेंट हो सकती है टेक्नोलॉजी के मैदान में दिफाई साजो सामान बनाने। देखिए, मैं एक और रिपोर्ट कल देख रही थी कि एक नया ऑपरेशन अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, और उनकी तमाम आर्म फोर्सेस जो हैं वो अक्टूबर के पहले हफ्ते से एक नए ऑपरेशन को स्टार्ट कर रही हैं जिसके अंदर ड्रोन्स को डिटेक्ट करना, ड्रोन्स को दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रोन्स। इस नए मुआहदे को अगर मैं देखती हूँ और इस नए मुआहदे पे मैं बात करती हूँ तो अनडाउटेडली कि दुनिया की बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ में से एक जो है वो सऊदी इकोनॉमी है। तो ये दफाई मुआहदा इस टाइम पे कि आप जो है अगर इन्वेस्ट भी करते हैं और हम आपको ट्रेन करते हैं, देखिए ये दो तरफा माहिदा है और इसके अंदर दोनों ममालिक का बेनिफिट है। दोनों कंट्रीज जो हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी के स्किल्स हैं, शायद हम उस तरीके से खुद से अभी टेक्नोलॉजी खरीदने की पोजीशन में ना हो, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सिद्रा। हमारी मईशत उस तरह से वैसे स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। हम अगर उस मुआहदे को देखें तो आई होप कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, लेकिन पाकिस्तान को IMF का भी सामना है। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड बैंक के सदर IMF और उनके डायरेक्टर से भी मुलाकात हुई है। वो मुलाकातें कितनी कारआमद साबित होंगी, क्योंकि मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा किया गया है। तो क्या IMF की जानिब से पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए, मैं इसको एक और पहलू से देखूंगी। हमने सिंतास माहिदे की बात की थी कि जिसमें पानी रोका भी नहीं जा सकता, पानी छोड़ा भी नहीं जा सकता। ये जो सिंतास माहिदा था, ये किसकी निगरानी में साइन हुआ था? दैट वाज साइन अंडर द
World ये Bank। हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक की निगरानी में साइन हुआ था। तो इस टाइम पे जब हम लोगों को अब जाहिर है हम इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं फोर्स मेजोर, यानी आफाए समाविया। अब आफाए समाविया उसमें ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से है ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, हमने कंक्रीट की इमारतें बहुत खड़ी कर दी, हमने दरख्त नहीं लगाए, दैट थिंग अपार्ट। लेकिन एक मेजर फैक्टर जिसको हम नहीं निगलेक्ट कर सकते वो है सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी। सिंतास माहिदे की शिक में सिर्फ ये नहीं कि आप पानी रोक नहीं सकते, ये भी है कि आप जायद पानी छोड़ भी नहीं सकते। yes। तो इस सिचुएशन में वर्ल्ड बैंक एंड IMF आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू रिकॉर्ड योर, आप अपना एहतजाज वहाँ पे रिकॉर्ड करा सकते हैं और इस सारे सूरत हाल के अंडर जो है वो आप उनसे अपनी बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसीज को सॉफ्टन अप करवा सकते हैं। सही। बिल्कुल, पाकिस्तान में आफत की सी सूरत हाल है और ऐसे में बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो ताउन हासिल कर सकता है, जो मदद हासिल कर सकता है और ख़ास तौर पर IMF से जो रिलैक्सेशन हासिल कर सकता है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए इस वक्त बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि सैलाब जैसी बड़ी आफत की वजह से पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। सिद्रा सदोज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अपना तज्जिया दे रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है और यकीनन जो बीमार है उससे पूछ के देखें तो उसके लिए सबसे बड़ी दौलत यही है। इसको संभालने में सबसे अहम किरदार जो है वो हमारा निज़ाम हासमा अदा करता है, मगर हम में से अक्सर इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। नतीजतन बदहज़मी, तेज़ाबियत, जलन, गैस और कब्ज़ जैसे मसाइल जो ना सिर्फ जिस्मानी थकन का बायस बनते हैं बल्कि हमारे मिजाज, तवानाई और काम करने की सलाहियत को भी मुतासर करते हैं और इंसान फिर लेजी भी फील करता है। और आज हम इन्हीं मसाइल पर बात करेंगे। मसाइल पैदा क्यों होते हैं, कैसे एक मामूली सी जो कब्ज़ है वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देती है और कैसे जो है हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे कौन से आजमूदा हकीमी नुस्खे हैं जो ना सिर्फ बदहज़मी और कब्ज़ को ख़त्म कर सकते हैं बल्कि हाजमे को चंद दिनों में बेहतर बना सकते हैं। तो स्टूडियो में जी हम मौजूद हैं मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सबसे पहले तो ये बताएगा, ये यकीनन हर घर में किसी ना किसी को ये वाला मसला तो होता ही है कि बदहज़मी का मसला हो गया, तेज़ाबियत का मसला हो गया, ये होती क्यों है, वजह क्या होती है, बदपरहेज़ी करने की वजह से या कब्ज़ का जो इशू हो जाता है, ये क्या इशू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्ज़ इसको उम्मुल अमराज कहा गया कि तमाम अमराज की माँ, और इसकी शुरुआत यकीनन हमारी ग़िज़ा से होती है। जब हमारी ग़िज़ा के अंदर बेइतदाली आती है तो वहाँ ये मर्ज़ पैदा होता है। अच्छा, इसकी एक वजह तो ये है कि अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के अंदर 85% पानी रखा है और वो पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की एक मेन वजह है। और दूसरी वजह इसकी हमें ये है कि एक वक्त में एक खाना खाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ट्रेंड बन चुका है कि एक तो चलें बुफे है, आप बाहर जाते हैं 10-20 किस्म के खाने हैं, लेकिन अब तकरीबन हर घर के अंदर 2-2, 3-3 डिशेस बनती हैं। ये आपने बहुत मौके की बात की है। आजकल में ना हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं वो बहुत ज़्यादा डिनर करके आए हैं, बहुत ज़्यादा लवाजमात खा के आए हैं, तो उनको अगर ये मसाइल पेश आ जाए तो फिर मसले का हल वो तो हकीम साहब फिर मैदे की जलन होती है ना, तो कोई जल गया, किसी ने दुआ दी, वो वाला मामला है। अच्छा, दूसरी वजह, हम जब मसाला जात बहुत खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन का पानी जज़ब हो जाता है, उस सूरत में भी कॉन्स्टिपेशन होती है। और कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? हमारी आंतों के अंदर मूवमेंट अल्लाह पाक ने बनाई है जिसको हम तिब में कुव्वत दोदिया कहते हैं, प्रोस्लेटिक मूवमेंट। अच्छा, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से जब आपका लीवर बहुत फैटी होता है चिकनाई खाने से, तो आपका मेटाबॉलिक पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है, कोई भी चीज़ मेटाबोलाइज नहीं होती, तो उस सूरत में क्या होता है, अनडाइजेशन होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक मुकर्रर वक्त के बाद, अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि हमारे ये नाखून, हमारे बाल, हमारा पसीना, हमारा बोलो बराज, यानी हमारा जो UTI का सिस्टम, हमारा जो रेक्टम का सिस्टम है और हमारी जो एनस रूट जो है, उसमें से अल्लाह ने तमाम फजलात को एक टाइम के बाद उनको जिस्म से खारिज होना, आपको बीमारियों से पाक साफ करता है। जब आप मुकर्रर वक्त हकीम साहब, मुझे एक बात याद कि हम ये सुनते हैं, ये बात सुनते हैं, आप बताइएगा ये कितनी दुरुस्त है और क्या ये ठीक है कि मतलब जो गोरे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो पेट की सफाई के लिए चंद माह बाद कुछ ना कुछ इस तरह का खाते ज़रूर हैं कि उनकी आंतों की मुकम्मल सफाई हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है, 100% ठीक है। असल में लोगों को ये शऊर नहीं है कि कब्ज़ की वजह से डिप्रेशन भी होता है, कब्ज़ की वजह से आपके गुर्दों के ऊपर भी प्रेशर बनता है, कब्ज़ की वजह से आपका हेडेक भी होता है, यानी क्रॉनिक हेडेक, माइग्रेन जैसा सिवियर पेन जो हेडेक का है वो भी कब्ज़ की वजह से होता है। कब्ज़ को उम्मुल अमराज इसलिए कहा गया है कि देखिए ब्लड प्रेशर तक, जो बुलंद फिशार खून हमारे तिब के अंदर, वो भी उसकी एक मेन वजह कब्ज़ है।
तो हकीम साहब हम ये किस तरह से मतलब कितने माह बाद जो है वो कर लेना चाहिए हमें अपने खत्ते को देखते हुए, और इसका तरीक़ाकार क्या है, मतलब कौन सी जड़ी बूटियाँ इसमें जो जी कि कारआमद बिल्कुल, है? देखें इसमें अल्लाह पाक ने एक ऐसी ज़बरदस्त हमें नेमत अता की है जो मेवा की शक्ल में है। मिसाल के तौर पर इंजीर, इंजीर का इस्तेमाल गर्मी सर्दी लोगों को करना चाहिए। सही। इंजीर बवासीर का भी इलाज है हदीस के नुक्ते नज़र से, और कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ का तो वैसे ही कला कमा कर देता है। अल्लाह पाक ने उसकी कसम हाँ जी, बच्चे एक एक इंजीर और बड़े 2 से 3 इंजीर तक दूध के साथ खा क्योंकि सकते कहा हैं। तो ये जाता है तासीर इसकी गर्म हाँ, है और सर्दियों में पिंपल खाएं, निकलना गर्मियों में शुरू ना हो जाते खाएं। हैं, प्रॉब्लम्स असल हो में जाती हैं, देखें, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती एब्सोल्युटली हैं। नहीं, ये हमारी सोच है। ये हमें कुछ चीज़ों के बारे में उसका सही मैकेनिज्म का नहीं इल्म। इंजीर गर्म तर होती है, गर्म तर चीज़ गर्मियों में भी आपको फायदा देती है। अच्छा। खजूर गर्म तर होती है। ठीक है। देखें गर्म खुश्क चीज़ जो होती है ना, वो अगर आप कंटिन्यूली जैसे कहवे आप पीते हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वो खतरनाक है। लेकिन जिसके अंदर अल्लाह पाक ने फाइबर रखा फाइबर है रखा और जिसके अंदर खुश्की दायल करके तरावट बहाल करने के एलिमेंट्स रखे हैं, वो तो फायदेमंद चीज़ है। तो इंजीर अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। ये भी हकीम साहब इसको भी क्लियर कर दें कि इसको ज़रा भिगो के खाना चाहिए या फिर आप उसी तरह इसको धो के इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है? सिंपल इसको आप धो लें, धोने के बाद जो है ना, आप मौके पे धोना है आपने जी। अगर आप पूरी इंजीर को धो के रखेंगे तो वो फंगस खराब हो बढ़ जाएगी। खराब हो जाती है। आपने जब इस्तेमाल करनी है 1 या 2 दाने उसके इंजीर के ले लेने, रस्सी में पेवंद होती है, उसको आप धो लें। वक्ती तौर पे धोने के बाद आप उसको अच्छी तरह च्यू करके खाएं, जैसे बबल को च्यू करते ठीक है। हैं। जितना च्यू करेंगे उसके अंदर अल्लाह ने वो ग्रेन्यूल्स बनाए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं। वो ज़रात आपकी आंतों के अंदर जाके जो सुद्दे बनते हैं जी, उनको जाके धक्का देते हैं और वो वहां से खारिज होते हैं। ये अल्लाह का एक पूरा मैकेनिज्म है। और हम देखते हैं अंजीर के अंदर वो जो ज़रात मौजूद होते हैं। हाँ जी। अच्छा हकीम साहब, ये गट हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर इंजीर उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, जिस तरह से आपने भी उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है अपनी गुफ्तगू में। तो इंजीर की भी 2 इकसाम है। एक हम देखते हैं वो सऊदीया से जब आती है तो वो एक गोल सी फॉर्म में होती है, वो बड़ी मज़ेदार इंजीर होती है। एक यहाँ पे ड्राई होती है जो कि बाहर मार्केट में बिक्री होती है। कौन सी ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल है? वो जो सऊदीया से अक्सर लोग व्हाइट कलर की लेके आते हैं, बहुत सॉफ्ट इंजीर, जी, वो सॉफ्ट होती है इंजीर। तुर्किश। तुर्की के अंदर उसकी प्रोडक्शन होती है, वो भी बेहतरीन फाइबर से भरी हुई है। लेकिन जो पाकिस्तान में मौजूद है, इंडिया से भी आती है और ममालिक से भी आती है, हमारे अफगानिस्तान से बहुत आती है, तो वो ब्राउन कलर की जो इंजीर है वो देसी इंजीर होती है और वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। और आवाम की पहुंच में भी होनी चाहिए ना, जिस तरह की भी अंजीर हो, लाइक वो फायदेमंद है। देखें आवाम जब ये यहाँ हमारे जो रक्शे वाले 1-1 लाख का मोबाइल रख सकते हैं ये तो बात एंड्रॉइड, है। तो क्या वो ये कोई 1000, 2000, 3000 केजी वाली चीज नहीं यूज कर सकते? देखिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते, हम अपनी कुछ ये ऐसी तो चले हकीम साहब महंगी चीजें हैं, आप जरा बड़े सस्ते नुस्खे शेयर करते हैं, तो बताइए आज कौन कौन से नुस्खे हैं मैदे की सेहत के लिए? जी बिल्कुल मैं बताता हूँ। दूसरा जो है ना, खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल, ये देसी गुड़ है। इसका इस्तेमाल आप इमेजिन करें कि जो लोग हाजमे का शिकार हैं, जिन्हें बदहजमी होती है, वो ये गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग भुने ये हुए देसी चनों गुड़। के इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है देसी, यानी इसमें कोई रंग कार्ड नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। और आपको पता है जो हमारे पुराने लोग होते थे वो खाने के बाद मीठे के तौर पे इतना गुड़ खाते थे। अच्छा, ये मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी लेटेस्ट ये चीजें हो रही हैं कि वो जो भुने हुए चने होते हैं उनके साथ गुड़ लगाकर खा रहे हैं, वो ठीक वो तो होता है? देखें वो एक आप एनर्जी बूस्टर है, लेकिन जो चने होते हैं वो कब्ज करते हैं। काले चने हों या भुने हुए चने हों, ये कब्ज करते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप मुनक्का, बादाम और मुनक्का या सूगी देसी जो किशमिश होती है, इनको आप अगर सुबह में नाश्ते में बच्चों को या बड़े कोई भी आप नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लें, कोई भी आप 7, 8 या 10 दाने बादाम के और 5, 7 दाने मुनक्का के, अगर आपको शुगर नहीं है, या मुनक्का का बीज निकाल लें, या आप सोगी ले लें देसी, आप इमेजिन करें बेहतरीन चीज़ है। आपको ये नेचुरल फाइबर मिलता है और आपको एनर्जी मिलती है और आपके ब्रेन तक को तकवीत मिलती है और दिमाग की खुश्की, और जिन लोगों को नींद का इशू है वो भी रेक्टिफाई होता है। अच्छा, हमारे पास जो नुस्खा है उसमें जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म का इशूज़ है, उसमें हम 3-4 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक तो है बरगे पुदीना, पुदीना ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 सूंड, सूखा अदरक, ठीक है, जंजबील जिसको कहते हैं, जिसके कुरान में भी इसका जिक्र है कि जिसकी नहरें होंगी, जो तो ये है सूंड। तीसरी चीज है जीरा सफेद, ठीक है। चौथी चीज है मुलट्ठी, और 5वीं चीज है सौंफ। अच्छा, इनका कहवा भी पी सकते हैं और इनको पिसवा के इसका पाउडर भी बना के आप
अपने मैदे की हेल्थ के लिए बेहतरीन चीज़। और ये आप कभी भी इनटेक कर ये सकते पूरे दिन में, अब ये देखें बेजरूरत चीज़ें हैं, पुदीना के पत्ते भी ले सकते हैं। अगर आप खुशक पुदीना ना लें तो ताज़ा पुदीना के 10 पत्ते ले लें। इसी तरह ये चने के बराबर एक वो सूंड ले लें, बिल्कुल, चूँकि ज़्यादा डालें करवाहट होती है। हाफ टी स्पून जीरा सफ़ेद ले लें और हाफ टी स्पून ये ले लें सौंफ। और आपके मतलब का बिल्कुल- खट्टा मीठा अनारदाना भी पड़ा। जी, वो अनारदाने का मैं बताने लगा हूँ। और ये आपके लिए मुलट्ठी। मुलट्ठी आप इमेजिन करें, ये ही सिर्फ चीज़ें आपके हाजमे के लिए, आपके जीआईटी सिस्टम की तमाम अमराज, इवन के एच पॉलरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसको भी ये किल करती हैं। वाओ। यानी अल्लाह ने इसके अंदर ऐसे, इसके अंदर सिर्फ आप हल्दी का इस्तेमाल कर दें। अगर एच पॉलरी का जिनको इशू है वो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी मैदे की हेल्थ के लिए अल्लाह पाक ने ये वो चीज़ें जो घरों में मौजूद है, इसका कहवा भी पी सकते हैं, इसका पाउडर भी बना लें। अभी आपने जिक्र अनारदाने का किया, या अनारदाना यस। दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, इसको अमूमन घरों में हम चटनियों में तो डालते हैं। Yes. अच्छा, पुदीने की चटनी का मेन रेसिपी ये है। इसका एक ऐसा फायदा आज आपको मैं बताता हूँ कि दिल की नालियां जिनकी ब्लॉक हैं, ओह वाओ, जबरदस्त। वो तकरीबन 3 टेबलस्पून तीन टेबल- अनारदाना 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख दें। ठीक है। सुबह उसको हल्के आंच पे थोड़ा सा गर्म कर लें गर्म कर और वो पी लें सुबह नहार में। वाओ। आप इमेजिन करें, ये अल्लाह ने ऐसी तासीर बनाई है कि दिल की नालियों को भी खोलता है, जबरदस्त। दिल को तकवीयत देता है। और जिन लोगों को हार्ट फ्लैशेज होते हैं, घबराहट होती है, सफोकेशन होती है, Suffocation उनके लिए होती है। दुनिया की बेहतरीन नेमत है। सही। और हकीम साहब, आजकल तो तली हुई और दूसरे घी में बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल करके जो चीज़ें खाई जाती हैं, तो ये मसला तो सबको ही है, नालियों की, दिल की नालियों की ब्लॉकेज अब का। देखें, इस टाइम मैं, आप, मैडम, कोई भी बंदा, हम अगर अपना दिल चेक करवाएंगे, किसी का 15% ब्लॉकेज में है, ऐसे किसी का जो फ्रैक्शन लेवल 30% पे है, अंदर के मामलात का किसी को नहीं पता। और इंसान जो अपनी बदपेजियां कर रहा होता है, यकीनन उसका अल्लाह ही बचाए। दिमाग में एक हिस्सा महसूस कर रहा होता है कि मैं हार्ट का, देखिए सही। हार्ट अटैक क्या है? जी। हार्ट अटैक जिस दिन होता है आप उस दिन दिल का मरीज नहीं बनते। हार्ट अटैक आपकी पिछली 10-15 साल की बेतदालियां, बेहतियातियां और आपकी जो बदपरेजी हैं, उनका ये हकीम पेश साहब, एक करना। और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए जी कहते हैं कॉफी में घी डालकर पी लो, जी, और सुबह में देखिए, उठते वो पानी में तो घी मैं डाल आपको के बताता हूँ, फाइबर में आपने सलाद का इस्तेमाल करना है, खीरे का है, और इसी तरह चुकंदर है, ये चीजें आप लें। देसी घी बेस्ट चीज है। जबरदस्त। लेकिन आपको एक और टोटका बता दूं, जो आजकल विटामिन डी की बड़ी डेफिशिएंसीज है और इम्यूनिटी को एनहांस करता है। आधे कप रोगने बादाम निकलवा लें आप। ठीक है। आधा कप रोगने बादाम में 7 अदद इंजीर को डिप करके रख दें। रोजाना 1 इंजीर आपने बेड टाइम पे खानी है। जिन लोगों का विटामिन डी कम है, जिन लोगों को कैल्शियम के इश्यूज हैं, जिनको कमर की तकलीफ है, या जिनके जो है इम्यूनिटी वीक है, जो बार बार मुख्तलिफ बीमारियों से, क्लाइमेटिक चेंजिंग से बीमार होते हैं, अल्लाह पाक ने इसकी ऐसी तासीर रखी है। खुश्की भी ज़ायल करती है, कब्ज को भी ठीक करती है। और ये एक डेली इंजीर खाएं और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक। और आप यकीन करें, जिन लोगों का विटामिन डी कम है, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसकी डेफिशिएंसी है, जी। और B12 जिनका कम है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह इस्तेमाल करने से आप अपनी रिपोर्ट्स करवा लें, जमीन आसमान का फर्क लें पड़ेगा। जी, महंगी जो दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ टैबलेट्स खाने की हैं, जरूरत उनका भी supplements हल जो खाने है की वो और निकल नॉन सिंथेटिक जो मल्टीविटामिन हैं, उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है। नॉन सिंथेटिक चीज जो कुदरती चीज है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। ये हम देखते हैं कि अक्सर माहिरीन भी ये कह रहे होते हैं, जो बेजा सप्लीमेंट्स और अद्वियात ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, Absolutely. ये किडनी स्टोन्स या दीगर मसाइल को जो है वो जन्म दे रहे होते हैं। और बिल्कुल ये जो सिंथेटिक अशिया हैं, ये जनाब बेहतरीन है इस चीज़ के लिए। तो जनाब हकीम अताउर रहमान साहब ने आपको बड़े अच्छे और ज़बरदस्त नुस्खे बता दिए अपने मैदे को अच्छा रखने के लिए, अपनी गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। तो आप इन पर अमल करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाएं, अगर कुछ मिस हो जाए तो वहाँ से नुस्खा दोबारा देखकर आप उसको जनाब बना भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नाज़रीन, शादी एक मुकद्दस रिश्ता और ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि मंगनी और शादी के दरमियान ज़्यादा ताख़ीर किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकती है? अक्सर हम देखते हैं कि रिश्ता पक्का होने के बाद बिला वजह रुखसती में ताख़ीर की जाती है, जिससे ना सिर्फ लड़के और लड़की पर ज़हनी दबाव बढ़ता है, बल्कि ख़ानदानों में गलत फहमियाँ, बेजा तवक्कुआत और तनाज़ात भी पैदा हो जाते हैं, और फिर दावतों के जो सिलसिले हैं वो भी बड़े लंबे हो जाते जी हैं। बिल्कुल। और इसी मौजू पर आज हम बात भी करेंगे कि मंगनी के बाद ये एक मौसी शादी मसला तक भी है। यस, शादी तक का रियल वक्त कितना होना चाहिए? क्या तवील मंगनी रिश्तों को कमज़ोर कर देती है, और क्या ये ताख़ीर मुस्तकबिल में ताल्लुकात में तलखी लाती है, हत्ता के तालाक का भी सबब बन सकती है? इन तमाम तर सवालात के आज हम जवाबात भी जानेंगे। हमारे साथ जी मारूफ रिलेशनशिप कोच मिसेस खान मौजूद हैं। मिसेस खान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान।
आपके वक्त का शुक्रिया और गुड मॉर्निंग। और जो आज टॉपिक वैसे हमने चूज किया है मंगनी और शादी से पहले मंगनी, इसके लिए कितना आइडियल वक्त होना चाहिए, इसका दुरानिया कितना होना चाहिए और क्या मंगनी करनी भी चाहिए, ये भी बता दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है, इस पर मैं ये तो मेहमान भी कहूँगी मिसेस खान हमने अच्छा चुना है। मंगनी जो है वो ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है हमारे इस्लाम में, बल्कि आप बात पक्की करती हैं, आप जुबान देते हैं, उसमें ये होगा कि आप मंगनी करेंगे। मंगनी उसको कहते हैं, लेकिन आप एक बात पक्की करेंगे, थोड़ी सी मिठाई ले जाएं, हार फूल ले जाएं, ताकि वो बच्ची के लिए एक पैगाम आ जाए कि अब इसकी बात यहाँ पक्की हो गई है, अब इसकी बात यहाँ तय हो गई है। लेकिन लोग तो मंगनियों का भी इतना बड़ा एहतमाम करते हैं, 200 लोग बाज दफ़ा हाँ बुला लेते हैं, या छोटा मोटा इवेंट जो होता है किसी, अब ये आप देखें किसी हॉल में या कहीं ऐसी जगह रखते हैं जहाँ बहुत पैसा खर्चा होता है, बहुत खर्च होता है। अब आप ये देखें कि हमारा गरीब मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्री में से भी मेखर ये सबसे लोएस्ट पर है। यहाँ पर लोग अगर इतना खर्चा करेंगे, की बात कर रहे हैं, अब तो बात पक्की पर भी बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है, लोग दावत रखते हैं, फिर वो बात पक्की का इवेंट चलता है, फिर दुआए खैर होती है, फिर वो सिलसिला शुरू होता है, फिर जाकर मंगनी के प्रोसेस पे आते हैं वो। ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी सबसे अच्छी बात इस महंगाई में थोड़े सा हार फूल ले जाएं, लड़की वाले थोड़े से 8-10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग हों, 8 लोग हों, उधर खाना उनके लिए तैयार करवा दें, थोड़ा सा हल्के से हल्का, थोड़ा से थोड़ा आप खर्चा करें, देखें जो कुछ भी आपके पास है उसको संभाल कर रखें, या उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, ऐसे लोगों को दें, ऐसी जगह बच्चियों की शादियां करें जो डिजर्विंग है, जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो मंगनियों का इवेंट ना करें, ये इस्लामी तौर पर हमारे यहाँ जायज़ नहीं है, ये हिंदुआनी रस्म है, हिंदुआनी रस्म है। तो बस हमारे यहाँ एक ज़ुबान दी जाती है, एक ज़ुबान देने में आप हल्का फुल्का सा घर में खाना खिला दें उनको, वो ले मिठाई ले आए और उस पर बात पक्की हो जाए। कितनी आसानी हो दोनों। बिल्कुल, ये बहुत आसानी की बात है अगर अमल कर लिया जाए तो। मिसेस खान, रुखसती में बिला वजह जो ताख़ीर है, इसको शरन और मौशरती तौर पर किस नज़र से आप देखती हैं? मतलब ये शादी के लिए और फिर जो रिश्ता एक तरह से बात पक्की हुई होती है, तय हुआ होता है, तो लंबी मंगनी जो है, क्या ये वाकई रिश्ते को मुतासर कर रही होती है? और जो दोनों पार्टीज होती हैं उनके दरमियान फिर बहुत ज़्यादा मेल मुलाकातों का, दावतों का सिलसिला भी चल जाता है, तो फिर मामलात ख़राब भी होते हैं, आप देखती हैं इस तरह? बिल्कुल, बहुत मामलात ख़राब हो जाते हैं। लड़कियां बहुत, मैं तो कहूँगी मैच्योर भी होती हैं, साथ साथ नादान भी होती हैं। वो घर की हर छोटी बड़ी चीज़, हर बात, सुई तक की बात लेकर अपने शौहरों को, होने वाले शौहरों को, मंगेतरों को बता रही होती हैं और उनकी जजमेंट्स ले रही होती हैं। या यहाँ तक कि जोड़ा अगर ईद बकरा ईद पर कोई जोड़ा आया हो, उनको नापसंद हो, तो वो भी इजहार कर देती हैं लड़के से कि कहाँ थर्ड क्लास जगह से लिया है, मुझे तो वहाँ डिज़ाइनर का चाहिए था। अब आप ये देखें कि लड़का तो अभी कमाने लग गया है, अभी लगा है, वो 20-25 हज़ार का जोड़ा आपको कहाँ से ले देगा? आप कहते थे पहले ज़माने में कि वहाँ से ससुराल से जो कपड़े आए हैं वो सोने की तारें हैं, सोने की तारों की तरह तस्वीर देते थे। अब तो उस लड़कियाँ, उनको समझ में नहीं आता, यूँ फेंक देती हैं, जाकर अपनी पसंद का ले आती हैं और 10 बातें बनाती हैं। अब बिजली की तारें हो गया होगा, बातें बनाएंगी और इतना, हाँ बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन मिसेस खान, प्रॉब्लम कहाँ है? क्या कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम है? क्योंकि लड़का लड़की अगर बात भी पक्की हो जाए तो मोबाइल पे राब्ता शुरू हो जाता है, मंगनी हो जाए तो भी राब्ता शुरू हो जाता है। तो इस दौरानिये में जितने मसाइल पैदा होते हैं वो तो आपने बता ही दिए। तो बात कम्युनिकेट करने में है, कांटेक्ट रखने में है, या मंगनी करने में है? क्योंकि आजकल तो मंगनी भी फौरन से टूट जाती है अगर हो गई है, या बात पक्की भी हो तो वो ड्रैग ऑन चलती रहती है। लोग किसी को लटका के रखते हैं, किसी की बच्ची को लटकाए रखा है, सालों मंगनियां चल रही हैं, सालों बात पक्की हुई है। तो ये तो फिर ठीक नहीं कि झट मंगनी पट ब्याह, वो वाला सिस्टम होना चाहिए।
बिल्कुल वही वाला सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि देखिए अपने अपने घरों की प्राइवेसीज होती हैं, अपने अपने घरों की, अपने घर की अलग बात होती है, उनके घर की अलग बात। कई बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं। हर घर में ऐसी बातें होती हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर ये घर की बातें निकलें, लेकिन लड़कियां जो होती है वो फट से सारी बातें घर की बता रही होती हैं। उनको कुछ पता ही नहीं होता, चुपचाप फ़ोन पे बातें कर रही होती हैं, माँ बाप को कुछ पता नहीं होता, रात रात भर उनकी बातें। तो क्या होता है कि वो सारी बातें घर की अज़ल से लेकर उस वक्त शुरुआत से लेकर अम्मा अब्बा की शादी से लेकर अब तक देखें कितने अप्स एंड डाउन्स आए हुए होते हैं, कैसी ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बतानी चाहिए। और वो सारी हर घर की अच्छी बुरी बातें, लड़ाई झगड़े, ताई से लड़ाई हुई है, उससे लड़ाई हुई है, हम इनसे नहीं मिलते, हम उनसे नहीं मिलते। तो इसका इम्पैक्ट कितना नेगेटिव जा रहा होता है कि लड़के वालों को ये पता चल जाता है कि इनकी असलियत क्या है, कितने पानी में है, ये हमारे साथ कितना गुजारा कर सकते हैं। मिसेस खान, बिल्कुल कुछ लोग मंगनियां भी इसीलिए कर रहे होते हैं कि ज़रा लड़का या लड़की को तो देख लिया, अब इनकी ज़रा फैमिली को भी इस दौरान हम देख लें, शादी तक पता चल जाए, फिर हम कुछ डिसाइड करें। आप नहीं समझती कि ये मामला बेहतर है, या फिर अगर आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है दोनों साइड से वो मुकम्मल हो गई है, वो आपके मेयार पे पूरा उतर आए हैं, तो अब आपको मंगनी की बजाय बाकायदा उनको मजीद आजमाने के आपको निकाह की तरफ चले जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। देखें, ये तो अब अंदरूनी बातें होते हैं घरों की। अब अगर आपको लड़की समझ में आ रही है, समझदार है, आप समझते हैं वो निभा कर सकती है, वो एक घर को लेकर चल सकती है, वो सबको लेकर चल सकती है इकट्ठा, और समझदार है, पढ़ी लिखी है, उसूल है, तौर तरीक़े हैं उस लड़की में, तो वो चीज़ों को आप साइड लाइन कर दे, वो चीज़ें पीछे चली जाती हैं कि आपकी किसी से बात हो रही है, ये घर में लड़ाई झगड़े किसी से है या नहीं, वो उनके घर के मसले मसाइल हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि ये लड़की तमीज़दार है, उठने बैठने का इसको आता है, उठना बैठना, हर तरह से इसको सर्व करना आता है, सब कुछ आप देखते हैं कि अक्लमंद है, शऊर है इसको, तो आप उस बच्ची को जल्द अज जल्द शादी कर लें, बजाय इसके कि और मिसेस खान, एक और भी ये मामला है कि आजकल निकाह हो जाता है और फिर मंगनी के अलावा हम देख रहे हैं कि निकाह का बहुत रुझान है, पर रुखसती नहीं होती है। 2-2 3-3 हम साल भी बल्कि देखते हैं कि चलते रहते हैं निकाह में, वो दोनों लड़के लड़कियां रहते हैं, बाद में शादी होती है, रुखसती होती है, प्रॉपर वो इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, 3 4 5 किस्म के फंक्शंस होते हैं, उसके बाद कोई महीना या 2 महीने बाद वो शादी चलती नहीं है। तो निकाह में रह के भी ये वाले मसाइल पैदा हो रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं तो देखती हूँ कि निकाह अगर कर रहे हैं तो सादगी से कर लें, कि ताकि आपका पेपर वर्क बन जाए। अब लड़का बाहर से आया हुआ है तो आपकी जाने की सहूलियात बन जाए। लेकिन ये है कि उस पर भी निकाह जल्दी जल्दी करना है, चाहिए है, ज़रूरी पेपर्स चाहिए, उस पर भी धूम धड़के इतने हो रहे हैं, फिर शादी होगी यानी वो धूम धड़के दोबारा होंगे। यानी हम लोग टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम, टाइम को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, ईस्टर्न लोग कुछ समझते नहीं है। आप वेस्ट पर जाएं, देखिए वो टाइम को कितना उसको करते हैं, टाइम के लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपका टाइम इधर बचा, आपने टाइम उधर इन्वेस्ट किया, आपका टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हम तो टाइम को कुछ लेते ही नहीं, उसको टाइम तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना चाहिए कि अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर तो टाइम का बेड़ा गर्क हो रहा है, टाइम जा रहा है बाढ़ में, आप लोगों को कुछ अंदाज़ा ही नहीं, टाइम निकल रहा है और आपकी एज निकल रही है, हर तरह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप कुछ कमाएं, आप कुछ सोचें, अपना बिजनेस का सोचें, अपनी लाइफ का सोचें, अपने बच्चों का सोचें। नहीं, या तो दोस्तों में बैठे हुए हैं या बाहर सिगरेट पी रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, आप रोल खा रहे हैं, बंद खा रहे हैं, और वाली शादियों की 12 बजे तक बाहर बैठे हुए हैं। आप तो रिश्ते भी करवाती हैं, ये मंगनी वाली जो शादियां होती हैं, इनका फ्यूचर कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, और बजाय कि जो मंगनी ना हो और डायरेक्ट निकाह हो जाए, रुखसती हो जाए, इनका फ्यूचर कैसा होता है? हाँ, देखें, एक तो आपके घर का पर्दा रह जाता है, आपकी घर की बातें जो है वो खुलती नहीं है कि आपके किससे क्या रिलेशंस है, आपका माहौल भी ज़्यादातर क्या है,
तो वो जाके अडेप्ट कर लेती है अपनी शादी के बाद उस घर में। लेकिन अगर आप लंबी चौड़ी मंगनियाँ रखेंगे और निकाह वगैरह रखेंगे तो आपकी बहुत सी बातें ऐसी जो छुपाने वाली होंगी वो खुल जाएंगी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक भाई घर में कोई एडिक्ट होता है, उसको हम छुपाना चाह रहे होते हैं, वो चीज़ ये चीज़ तो खुल ही जाएगी कि इनका एक बेटा तो एडिक्ट है, या एक बेटे में ये खराबी है, बदतमीज़ है, या नालायक है। समझते, कई बातें ऐसी होती हैं जो छुपानी पड़ती हैं। तो उस बेसिस पर अगर उनको पता चलेगा कि इनके घर पे तो एडिक्शन भी हो रही है, तो वो इतना बुरा मानेंगे कि बाद में जब उनको पता चलेगा, जाहिर है ये शादी के ऊपर, मंगनी के ऊपर, निकाह पर बातें की थोड़ी जाती हैं, जब पता चलता है तो वो बैक फुट पर आ जाते हैं और वो मंगनियाँ टूटने का खदशा हो जाता है। मंगनी में यानी कि खुलकर चीजें जो है वो एक्सपोज हो जाती हैं। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद थी और टिप्स भी दे रही थी कि जी मंगनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए क्या ज़रूरी है। और आजकल अब देख रहे हैं कि लोग निकाह भी कर लेते हैं, उसमें भी ताख़ीर रहती है, रुखसती नहीं होती है, और फिर जाकर सारे इवेंट्स होते हैं, मेहंदी, बारात, वलीमा, ढोलकी, शलीमा, पता नहीं क्या क्या इवेंट्स हैं, वो सारे होते हैं। वो सारे प्रोसीजर के बाद भी रिश्ता ना चले तो बहुत ज़्यादा मायूसी होती है। तो इन सब से बचने के लिए यकीनन एक अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए। बिल्कुल अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए। और आप जो नमूदो नुमाइश पे पैसा लगा रहे हैं वही आप किसी दूसरे की बच्ची के हाथ पीले कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी उठा लें, उसकी कफालत कर लें। तो जनाब आपका जो रिश्ता है ये भी बड़ा बेहतरीन हो सकता है, ये भी लंबा चल सकता है। और साथ ही साथ हम एक बहुत अच्छा, मैं यहाँ पे ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं वो शेयर करना चाहूँगा हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री से। जो पॉजिटिव पहलू है कि मतलब बड़ा सादा सा वो निकाह करते हैं और किसी भी ऑर्फन एज होम में वो जाते हैं और वहाँ पर ओल्ड एज होम में भी चले जाते हैं, वहाँ पर बच्चों के साथ जनाब वो पुरतकल्लुफ़ जो है वो ज़ियाफ़त करते हैं और फिर जनाब अपना वो निकाह करते हैं। तो इस तरह की जो रिवायात हैं इन्हें फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। करेंगे खेलों के मैदान का, तो जनाब एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया है। भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त दे दी है और एशिया कप के फाइनल में पहुँच गया है, जबकि इवेंट में श्रीलंका का सफर तमाम हो गया है। जी बिल्कुल। और एशिया कप फाइनल की दूसरी टीम कौन सी होगी? आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अहम मैच होने जा रहा है। आज पाकिस्तान की दोनों टीमों का मैच है, एक तरफ मगरबी पाकिस्तान है और दूसरी तरफ मशरकी पाकिस्तान है। तो आज के मैच में जो भी टीम जीतेगी, वैसे जीत तो हमारी होगी, लेकिन स्टिल हम चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तान की जीत हो। और आज जीतने वाली टीम जी 28 सितंबर को भारत के साथ फाइनल में टकराएगी। जो बड़ा तो टकराव आज का मैच कितना सनसनीखेज होने वाला है, कौन सी टीम भारत के साथ फाइनल खेलेगी, इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याया हुसैनी साहब। याया साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान गुज़श्ता मैच में श्रीलंका को शिकस्त देकर आया। अगर हम देखें तो आज के मैच में कौमी टीम का मोराल इस जीत के बाद कितना हाई होगा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम उज़ैर और माहम, और थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। और डेफिनेटली आज बड़ा दिन है टीम पाकिस्तान के लिए। आज का मैच सेमीफाइनल की हैसियत रखता है। एक तरफ बांग्लादेश है जिसको गुज़िश्ता रात भारत के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा, और दूसरी तरफ टीम पाकिस्तान है जिसने सलमान अली आगा की क़यादत में डे बिफोर यस्टरडे शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में शिकस्त से 2-4 किया श्रीलंका की टीम को। तो भारत की टीम तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है और अब सेमीफाइनल पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश। आज दुबई, जहां पाकिस्तान टीम को भारत ने हराया, और ये वही मैदान जहां रात को बांग्लादेश को भारत ने हराया। तो उम्मीदों के चिराग रोशन हो चुके हैं। जिस तरह आपने कहा कि तवक्कुआत तो यही है कि टीम पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी भी यही दुआ है। लेकिन क्रिकेट का मैदान है और बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, हालांकि उनकी ग्रुप मैचों में कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने जो हैरानकुन कामयाबी इस मैदान पर अगेंस्ट श्रीलंका हासिल की, तो उसकी वजह से वो यहाँ पहुंचे हैं। वरना एक उम्मीद यही थी कि मुकाबला पाकिस्तान श्रीलंका और भारत के दरमियान ही है फाइनल की दौड़ में आने के लिए। श्रीलंका इस टूर्नामेंट में 2 मुसलसल नाकामियों के बाद बाहर हो चुकी है। अब तवक्कुआत और उम्मीदों का महवर टीम पाकिस्तान है, उम्मीद भी है, तवक्कुआत भी हैं, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो कौमी टीम है वो इवेंट के आखिर में आकर ना मोमेंटम पकड़ लेती है। और जैसे 1992 का वर्ल्ड कप समेत कई मुकाबले हमारे सामने हैं, क्या इस बार भी कोई कौमी टीम हमें सरप्राइज दे सकती है और तारीख दोहरा सकती है?
बिल्कुल मैम, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आपने 92 वर्ल्ड कप की बात की, जब इमरान खान की क़यादत में हम चैंपियन बने थे। 2009 में इंग्लैंड में पाकिस्तान यूनुस खान की क़यादत में चैंपियन बना था, और 2017 में पाकिस्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता था इंग्लैंड में। और ये वो तीनों टूर्नामेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जहां टीम पाकिस्तान ने नोवेयर से पाकिस्तान टीम ने अपने आप को मनवाया था। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तान टीम डगमगा रही थी, डूब रही थी। और वो सज्जाद अली का गाना है ना कि साहिल पे खड़ा हूं, अभी डूबा तो नहीं हूं। तो यकीनन इस टूर्नामेंट में भी टीम पहले पाकिस्तान रावी वाला गाना बहुत चल रहा था, बाद आपने ये दूसरे वाला याद करवा दिया। हाँ उजैर, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था, लेकिन इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो मां सिवाय इंडिया के पाकिस्तान टीम बाकी टीमों से तो जीती ही है। तो आज अगर एक और मैच पाकिस्तान जीता तो यकीनन कैंप जो है जहां तशवीश होगी, जहां पर कुछ कंसर्न होंगे, वो पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत का कैंप होगा। क्योंकि 2 बार टूर्नामेंट में पाकिस्तान उनसे हार चुका है, और इस बार पाकिस्तान टीम ने अपनी कश्तियां जला दी हैं। और पाकिस्तान टीम जिस तरह पम्प्ड अप है, पाकिस्तान टीम का हौसला हुआ है, और इस बार पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो भारत को भी पता है 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख कहीं दोहराई ना जाए। बिल्कुल यही है सब। और आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेमीफाइनल देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए टिकट की हैसियत रखता है फाइनल में पहुंचने के लिए। हमारी दुआएं जज्बात तो कौमी टीम के साथ हैं ही, लेकिन अगर कारकर्दगी को देखा जाए तो टीम पाकिस्तान जहां पर जीती हुई है, मोराल आई है, वहीं पर अगर बांग्लादेश हारी है भारत से, तो यकीनन इसी ग्राउंड पर आज उसने मैच खेलना है, तो उसने कुछ अपनी खामियों पर भी गौर किया होगा, कुछ ना कुछ शॉर्ट एनालिसिस किया होगा उन्होंने भी। तो फेवरेट टीम कौन सी है और कितना सख्त मैच हो सकता है, कितना तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है शायकीन को? उजैर साहब माजरत, उजैर साहब बात दरअसल ये है कि कल बांग्लादेश अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अगेंस्ट भारत मैदान में उतरा नहीं था। जो उनके कोच हैं वेस्ट इंडीज के फिल सिमंस, शायद क्योंकि बैक टू बैक मैच है और उन्हें इस बात का इदराक था कि भारत को हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में देखा जाए तो ये कुछ अच्छी बात नहीं समझी जाती, लेकिन इसको आप उनकी मनसूबाबंदी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ उनके जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं वो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर मुश्ताक अहमद साहब हैं। तो उन्होंने आज कल रात को जो है अपने मेन प्रीमियर फास्ट बॉलर तस्कीन को बिठाया, शरफुल इस्लाम को बिठाया, और शायद उसके पीछे उनकी सोच ये हो कि बैक टू बैक मैच हैं, दुबई की शदीद गर्मी है, तो उन्होंने सोचा होगा कि अपनी तमाम तवानाई जो है वो पाकिस्तान के मैच पर मरकूज की जाए। और फिर उनके कैप्टन जो थे लुट्टन दास, वो भी मैच नहीं खेले थे, उनको साइड स्ट्रेन था। आई डोंट नो अभी उनकी क्या अपडेट है, लेकिन बांग्लादेश की टीम और पाकिस्तान के दरमियान हालिया अरसे में 6 T20 मैच खेले गए हैं, 4 पाकिस्तान जीता है, 1 सीरीज पाकिस्तान जीता है, 1 सीरीज बांग्लादेश जीता है। ओवरऑल ये एक ऐसा मैच है जहां पर गलती की गुंजाइश है नहीं, पीछे मुड़कर देखना है नहीं। लेकिन मैं जो इस वक्त पाकिस्तान का कैंप देख रहा हूँ, मुझे इस बात की कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। पाकिस्तान टीम उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। प्रॉब्लम्स हैं, ट्यूनिंग की जरूरत है, टेक्निकल और टैक्टिकल मिस्टेक हम कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन के ऊपर सवालात हैं, लेकिन यही टीम है और इस टीम से आपको भरोसा रखना आज होगा। पाकिस्तान जीतेगा भी, लेकिन हम देखें अगर तो किसी भी मैच में टॉस इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। तो आज के मैच में टॉस का किरदार कितना अहम होगा, और अगर टॉस हारते हैं तो क्या फैसला होना चाहिए, और अगर टॉस जीत जाते हैं तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? माम, आपका सवाल तो अपनी जगह बजा है जी, लेकिन जब डू और डाई मैच होता है ना, तो वहां पर ना टॉस की इंपॉर्टेंस होती है, ना वहां पर बाकी मामलात की कुछ आप इंपॉर्टेंस समझते हैं, क्योंकि सिवाय जीत के आपको आज डील करना नहीं है। आप चाहे टॉस हारे हैं, चाहे टॉस जीते हैं, आपको तो जनाब मैच जीतने से मतलब होना चाहिए। और जहां तक प्लेइंग 11 की बात है तो इम्कान यही है कि पाकिस्तान उन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगा जो लास्ट 2 मैचेस में हमने मैदान में उतारी है जी। और जहां तक दुबई की बात है तो पाकिस्तान इस मैदान पर अब तक लगभग 4 मैच खेला है इस टूर्नामेंट के, 2 जीता है और 2 हारा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान टीम जीतेगी और फिर 28 तारीख को फाइनल में हम भारत से बिल्कुल भारत से जीतेंगे। ये सब अगर हम देखें तो कप्तान सलमान आगा दबाव का शिकार कुछ नजर आ रहे हैं, मतलब जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो परफॉर्मेंस जो है वो नजर नहीं आ रही, मुसलसल सवालात भी उठ रहे हैं। क्या आप वजह समझ रहे हैं क्यों वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्टेशन?
उधर साहब, आपके सवाल को मैं बिल्कुल समझता हूँ और आपका सवाल बजा है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अब तक सलमान अली आगा बड़ा स्कोर कर नहीं पाए। उनका सबसे बड़ा स्कोर 20 रन है और अब तक 5 मैचों में उन्होंने इस टूर्नामेंट के 45 रन स्कोर किए हैं। और जो सवालात हैं, जो तनकीद है, वो बिल्कुल बजा है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि टीम जीत रही है, टीम परफॉर्म कर रही है, और जो लोग बाहर बैठकर टीम पर तनकीद कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका कोई एजेंडा है, वो कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त कंसर्न है पाकिस्तान में, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स या तज्जियाकार, वो इस बात को पकड़ कर लटके हुए हैं कि बाबर आजम और रिजवान की इस टीम में जगह बनती है। आप मुझसे पूछें तो मैं समझता हूं कि अब बाबर आजम और रिजवान की इस टीम में बिल्कुल भी जगह नहीं बनती। और आप पूछेंगे क्यों, तो इंडिया के खिलाफ आपने 171 रन किए, श्रीलंका के खिलाफ मैच में आपने टारगेट चेस किया, 134 रन का मैच जीते। तो मसला है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब ये टीम बन गई है। इस टीम में हारिस को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। बाबर आजम के बारे में कि वो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, वो टीम के लिए नहीं खेलते, वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, ऐसा भी कुछ है? माम, देखिए, बाबर आजम ने पाकिस्तान की लीड किया है, पाकिस्तान के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, मैं इतनी बड़ी बात कहूंगा नहीं। लेकिन मसला यह है कि बाबर आजम और रिजवान, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिताया भी पाकिस्तान को। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में आईसीसी के बड़े इवेंट्स में हमारे टॉप क्लास कारकर्दगी वाले ये बल्लेबाज होते हुए हम डिलीवर नहीं कर सके। मैं ज़्यादा दूर आपको लेकर नहीं जाऊंगा। हम न्यूयॉर्क में लास्ट ईयर 120 गेंदों पर 120 रन नहीं कर सके और बहुत ज़्यादा उनको चांसेस दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट में कभी किसी के लिए दरवाजे बंद होते नहीं। बिल्कुल उनके पास मौका है और उनको उस मौके को ग्रैब करना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए, अपने आप को मनवाना चाहिए, वापस आ सकते हैं। मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, सुहेल तनवीर, मिसबाह उल हक, बहुत सारी मिसालें आपके पास मौजूद है। लेकिन सिर्फ इस बात पर उनको खिला लें आप कि जी वो जनाब माजी में ये कर चुके हैं, तो फिर माजी में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है, फिर उनको भी मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल याहिया साहब, आपने दुरुस्त कहा, ये कोई फाइल वर्क तो है नहीं कि मतलब आपके माजी के रिकॉर्ड को देखकर आपका जो मौजूदा आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको मापा जाएगा। अगर आप डोमेस्टिक में जाते हैं, जिस तरह से आपने सजेस्ट किया, अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करती है, तो ये कौम और जो शायकीन है ये आपको उसी तरह से मोहब्बत देंगे और दोबारा से जनाब ये आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप सैयद याहिया हुसैनी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे और मैच अपना तज्जिया दे रहे थे। यकीनन बांग्लादेश के साथ तो हमें मैच की कोई खास फिक्र नहीं है, लेकिन भारत को जो जनाब बहुत ज़्यादा फिक्र लाहक है, क्योंकि भारत को नज़र आ रहा है कि फाइनल में हमारा टाकरा उसके साथ हो सकता है। तो जनाब आज के मैच में पाकिस्तान फाइनल की टिकट कटवा लेगा, बांग्लादेश को हराकर। वैसे ये कि उम्मीद लगा ली है हमने और आई होप, और आज का मैच बहुत अच्छा ज़बरदस्त होने वाला है। डू एंड डाई और पाकिस्तान को जीत कर ही आना होगा अगर भारत से खेलना है, और फिर भारत से भी जीत कर ही आना है और तारीख रकम करनी है। हमने उम्मीद लगा ली, हमारी उम्मीदों पर आपने पूरा उतरना है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पुचोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। अगर बात करें स्कर्दो की, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 18 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। अब रुख कर लेते हैं आजाद कश्मीर का, जहां अक्सर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा 32 और कम से कम 19 डिग्री रहने की तवक्को है। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा हम देख रहे हैं 29 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी के मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। और अब नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम पर और आपके साथ शेयर करते हैं केपीके का मौसम, जहां पर बेशतर अजला में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। फूलों के शहर पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है।
सवात की बात कर लेते हैं जी। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 23 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में बारिश और यालाबारी का इम्कान है। और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर और आपको सूरत हाल बताते हैं पंजाब के मौसम की, जहां अक्सर इलाकों में सूरज खूब अपना जलवा दिखाएगा। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देखते हैं जी ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 35 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान लिए चलते हैं जी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अटक, चकवाल, रावलपिंडी, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बारिश की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की और आपके साथ शेयर करते हैं जी बलोचिस्तान का मौसम। यहाँ पर बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। फलों के शहर कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। और आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करते हैं जी सुबह सिंध का मौसम। और आपको सिंध के मौसम की सूरत हाल बताएं तो यहाँ पर अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रोशनियों के शहर कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद का टेम्परेचर अगर हम देखें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 35 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जी पुलिस की, जिनका असल मकसद होता है अवाम की जानो महाल को तहफ़्फ़ुज़ देना और मुआशरे में अमन कायम रखना। दिन हो या रात हो, फोर्स हर वक्त अलर्ट रहती है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई की जा सके। लेकिन हकीकत ये है कि दिन रात की मेहनत के बावजूद अक्सर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात भी उठाए जाते हैं और अवाम की जानिब से शिकायत भी मौसूल हो रही होती हैं और उनका खैर पुलिस अब अजाला भी कर रही है। जराइम की जो शरह है वो कम होती नजर आ रही है। बिल्कुल, आदादो शुमार पर नजर डालें तो पुलिस की कारकर्दगी में बहुत ज्यादा बेहतरी सामने आई है। और गुज़िश्ता 18 माह की अगर हम बात करें तो सूबाई दारुल हुकूमत में जराइम की शरह में तकरीबन 70% कमी रिकॉर्ड की गई है। और ये इस तरह हैरान कुन है कि आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन जराइम कम हो रहे हैं। सन 2000 अगर हम देखें 23 में तो 58,000 मुकदमा दर्ज हुए। 2024 में ये तादाद कम होकर तकरीबन 34,500 तक आ गई, जबकि रवां साल के मुकदमात की तादाद में मजीद कमी वाक़ई हुई। और पहले 8 माह में हम देखें तो 17,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए। मगर इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक साल में लाहौर में रजिस्टर्ड जराइम पेशा अफराद की तादाद में 1.5 लाख का इजाफा हुआ और अब ये तादाद बढ़कर 5.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। जी बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अवामी खिदमत और कम्युनिटी पुलिसिंग की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन विंग की बुनियादी जिम्मेदारियां क्या है और क्या तरजीह दी जाती है, क्या हिकमत अमली होती है इनकी? ऑपरेशन विंग जितने काम है आपके पुलिस ऑपरेशंस के, जिसके अंदर FIR रजिस्ट्रेशन एक बेसिक चीज़ है, उसके अलावा जो हमारा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, हम सिर्फ पर्चा दर्ज नहीं करते, पर्चा दर्ज करने के बाद उसे ट्रेस करने में, मुलजिम को ट्रेस करके अरेस्ट करने में पूरी हमारी कोशिश होती है। क्योंकि ऑपरेशन विंग लाहौर तकरीबन 25,000 के करीब जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर मुश्तमिल है और ये ज़ाहिर ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है तो हम इनको ज़रूर डिप्लॉय करते हैं कि आपने मुलजमान भी पकड़ने हैं, केसेस ट्रेस भी करने, चाहे वो कत्ल का हो, रेप का हो, कोई क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, कोई रॉबरी हो, कोई किडनैपिंग हो, तो वह हम सब इन्वेस्टिगेशन के साथ मिलके हम भी ट्रेसिंग और ये तमाम चीज़ें करते हैं। साथ साथ उसके जो चीज़ अक्सर लोग भूल जाते हैं या जिसके ऊपर फोकस नहीं होता वो होती हैं सिक्योरिटी ड्यूटीज़, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़। इन 1.5 सालों में जो 2024 के अप्रैल से लेके अब तक की अगर हम बात करें, ये 1.5 साल में 11,298 ऐसे लॉ एंड ऑर्डर इवेंट्स भी लाहौर पुलिस ने संभाले हैं। तो हर दिन मल्टीपल इवेंट्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े इवेंट्स, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, चेलम का, दाता साहब का उर्स होता है, ये रायविंड के इज्तिमा होते हैं, बीच में सैलाब भी आया, बीच में
जंग भी थी, PSL भी था, ICC चैंपियंस ट्रॉफी बहुत भी सारी थी, happenings थी, क्रिकेट जी। भी होती है, ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं, बहुत सारी आपको पता है पंजाब पूरे में कहीं पे भी कोई इशू हो तो उसका लाहौर में आके उसका एहतजाज भी होता है। एहतजाज तो होता है, तमाम मार्च चीज़ें निकलते लाहौर हैं, जी। पुलिस के जो ऑपरेशन विंग है वो ये सब भी देख रहे हैं। फिर थाने कैसे चल रहे हैं, थानों के अंदर आपकी SOPs क्या फॉलो होनी है, सिप्स क्या है, थाने में आप एंटर होंगे, फ्रंट डेस्क कैसे चलना है, स्टेशनरी मिल रही है, गाड़ियों का फ्यूल, तो इतनी मल्टीपल चीज़ें हैं। इसको सिर्फ आप अगर डिफाइन करें तो क्राइम फाइटिंग भी है, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट। बिल्कुल सही सर। और सूबे के दिल में अगर आप यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आपके पास होते हैं जिन्हें आपने फेस करना होता है डेली बेसिस पे। आपने सर बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जो लोग जो हैं सिर्फ देख रहे होते हैं कि शायद जराइम पेश अफराद के खिलाफ पुलिस जो है नबरदास्त में है, बल्कि और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही होती है जिनके बारे में उन्हें नहीं पता। अब सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लाहौर पुलिस कितनी एडवांस हुई है, कितनी रिफॉर्म्स की हैं, टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्या इसी टेक्नोलॉजी की वजह से जो आप AI यूज़ कर रहे हैं या दीगर टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो लाहौर है वो ज़्यादा पुरअमन शहर है, अगर हम देखें तो दूसरे बड़े बड़े शहरों में जो कि दुनिया में हैं, यूरोप के हैं, उनसे भी बेहतर है यहाँ पर सूरत हाल? लाहौर पुलिस का जो जवान है या कोई ऑफिसर है, हमारा SHO है या कांस्टेबल है, वो सारे जज्बे से भी काम कर रहे हैं। कम रिसोर्सेज में शायद सैलरीज भी कम होंगी बाकी जगहों से, जो लॉ एंड ऑर्डर पे, सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है वो पाकिस्तान में बहुत कम है। डेवलपिंग नेशन है ज़ाहिर है, तो इसके अंदर उस तरह से स्पेंडिंग नहीं, उतने कैमरे नहीं होंगे जितने न्यूयॉर्क में होंगे या लंदन में होंगे, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। सेफ सिटी का जो नेटवर्क है वो अब तो खैर पूरे पंजाब का हर शहर सेफ सिटी हो जाएगा बाय एंड ऑफ दिस ईयर, और 22 शहर अब तक जो पंजाब के 22 अजला हैं वहाँ पे सेफ सिटी चल रहा है। सेफ सिटी ने हमारी बड़ी मदद की, जो कैमरे हैं सही। हर जगह हमारी कवर्ड है कैमरों से। सेफ सिटी के या जहाँ पे प्राइवेट कैमरा भी है वो भी हमारे पास नोटेड है, किस जगह पे अगर सेफ सिटी का कैमरा नहीं तो कहाँ पे प्राइवेट कैमरा किसी घर के बाहर लगा हुआ, ये डेटा भी मौजूद है। वो सारा डेटा भी मौजूद है। तो अब हमें पता लग जाता है कि यहाँ सेफ सिटी की कवरेज नहीं है तो यहाँ पे कितने कैमरे जो हमने चेक करने। तो एक तो बेसिक टेक्नोलॉजी जहाँ से हम शुरू करते हैं उसका बहुत फर्क पड़ा। कोई शख्स कोई वारदात करता है, कहीं निकलता है, कहीं ना कहीं वो नजर आ जाता है किसी न किसी कैमरे में। एक तो हमें ट्रेसिंग में ये आसानी हुई। 15 की कॉल के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई बंदा, अगर आप 15 की कॉल करते हैं, मिसाल के तौर पे कि एरियल फायरिंग आपको सुनाई देता है कि कहीं पे हवाई फायर हुआ, आपने 15 की कॉल कर दी पुलिस को, पुलिस के लिए वो कॉल वहाँ पे जैसे ही हमें नोटिफाई हुई कि ये 15 की कॉल है, पुलिस ने रिस्पॉन्ड करना है। बट अब कनेक्टेड इतना है सिस्टम कि अगर कभी किसी ऐसे शख्स ने कॉल की जिसके ऊपर कोई कत्ल के केस में वो मुद्दई है, कभी उस पर कातलाना हमला हुआ या कभी उसके इस तरह के मसाइल हुए और उसने कॉल की, तो वो हमें हाई अलर्ट के साथ वो कॉल आती है ओके। कि अब जो बंदा आपको कॉल कर रहा है इसकी जान खतरे में हो सकती है, यहाँ फौरन पहुंचे। सही। इसी तरह अगर कोई खातून है जो कॉल करती है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो उसे मार पड़ रही है, घर में कोई शौहर से कोई लड़ाई हो गई, वो अगर कॉल कर रही है तो उसके ऊपर तो अलर्ट आता है। लेकिन अगर ऐसी औरत कॉल कर रही है जिसने पहले कॉल की हुई थी और उसका कोई पर्चा दर्ज हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस का, तो ये हो सकता है इस दफा अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो उसका शौहर उसे मार दे। तो हमें वो यानी प्रायोरिटाइज करके मैं आपको बता कामरान देता साहब, हूं। आपने वो ये जो आवाम का शिकवा होता था कि पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है या 15 पे रिस्पॉन्ड नहीं आता, वो बिल्कुल अब माइनस हो गया। अब वो चांस नहीं रहा क्योंकि फौरन से अलर्ट जारी हो जाएगा और पहुंचेगी और पुलिस। जो ज्यादा सेंसिटिव केस होगा वो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है, उस पे अलर्ट और तेज होगा। सबको पता लगेगा ये वो कॉल है कि अगर आपने फौरन रिस्पॉन्ड ना किया तो दूसरे बंदे की जान खतरे में हो सकती है। तो ये कनेक्टिविटी होगी। उसके बाद जो क्राइम प्रिडिक्शन है, जी, हर दिन का हमारे पास फोरकास्ट आना शुरू हो गया। ठीक। हमें जो सेफ ये फोरकास्ट सर, हम वेदर फोरकास्ट तो सुनते थे, ये कौन सा क्राइम का क्राइम का फोरकास्ट? फोरकास्ट भी अब आ रहा है। जी, जितना हमारे पिछले सालों का डेटा है वो सेफ सिटी ने वो सारा सिस्टम के अंदर ऐड कर दिया। अब देखना शुरू किया किस किस दिन किस किस घंटों में टाइम ब्रैकेट्स में क्राइम होने का चांस होता है, या कौन से डेज ऐसे होते हैं या टाइम ब्रैकेट ऐसे होते हैं। शाम को 6 से 9 वाला है किसी एक थाने के दूर, वो प्रिडिक्ट करता है AI बताता है कि आपके फलां थाने में आज 2 थेफ्ट होने का खतरा है, एक रॉबरी होगी, एक ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो सकता है, या किसी जगह गाड़ी चोरी हो जाएगी। ये वो प्रिडिक्शन आ जाती है और फिर उसके बाद हमारी प्रोग्रेस भी आती है कि आपने क्या किया। कल जो प्रेडिक्ट किए थे AI ने, उसमें हम फेल हुए या पास हुए हर थाने का। उसके अंदर अगर हमने, उसने बताया लोकेशंस के साथ इस सड़क के ऊपर रॉबरी होनी है, अगर वो उस सड़क पे रॉबरी की उसने प्रेडिक्ट किया हुआ है
और वो थाने को नोटिफाई कर दिया, हमने उस टाइम ब्रैकेट में उस जगह के ऊपर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी, तो उसके बाद वो रॉबरी नहीं हुई, तो वहाँ पे हम एआई को फेल करेंगे, ठीक है, और अपनी उस एआई की वजह से अपना क्राइम रोक लेंगे। ये वाली चीजें जो ये पंजाब पुलिस के अंदर और इससे एआई आ का चुकी सिस्टम भी मजीद बेहतर होगा। इससे एआई जिस तरह एनालाइज करती जा रही है मजीद स्मार्ट होती जा रही है, वो हमारे एक्शंस के ऊपर। और फिर हमारा मकसद ये है कि आज जितनी कॉल्स एआई ने कहा कि आपके ये वाकयात होंगे, वो ना होने दें कम से कम, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं एआई के साथ मुकाबला करने और ये जो फैसल साहब, जिस तरह से हम भी देखते हैं कि चैट जीपीटी को आप बार बार कोई चीज़ बताएं तो फिर वो बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो दे रही होती है, एआई भी इसी तरह काम। तो सर इससे वो जो हम बात सुनते हैं कि रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी वो गैप को फिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होगी आपको। बहुत ज़्यादा कर रही है। हमें हर थाने का डेली हमने क्या करना है, अब कुछ थानों को एनालाइज करने के लिए बैठ के को बहुत सारे कागज़ नहीं पढ़ने, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, किसी भी थाने पे क्लिक करना है। सुबह हर ऑफिसर ने अपना डैशबोर्ड देखना है, उसमें क्लिक करना है कि आज मिसाल के तौर पे कोई थाना है, बाटापुर थाना है, उसके अंदर वो बता देंगे कि आपको कि आपकी पिछले महीने में ये क्राइम इतना था, अभी इतना कम जा रहा है, या अभी इसमें फलां चीज़ में मोटरसाइकिल ज़्यादा चोरी हो गए। ज़बरदस्त जी। और इसीलिए लोग जो हैं वो खुद को महसूस करते हैं। और हमारे कराची के दोस्त भी, आप खुद भी कराची रही हैं, आपको पता है कि वो कहते हैं जनाब लाहौर सेफ है। तो डीआईजी फैसल कैमरन साहब हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेन वंस अगेन, और हमारे बड़े खास मेहमान डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कैमरन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन कैम भी और ऑफ कैम भी हमारी उनसे गुफ्तगू चल रही है। बहुत सारे आपके ही सवाल हैं जो हम उनसे डिस्कस भी कर रहे हैं। फैसल कैमरन साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं सर। लाहौर में हम देखते थे शूटर्स जो थे, एक बाकायदा उनकी नर्सरी थी, वो बहुत ज़्यादा फैल चुके थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो ज़रा मंजर से गायब हो चुके हैं। क्या आपने इस तरह से इनका सद्देबाब किया, क्या मतलब अगर आसान लफ्ज़ों में कहीं इलाज किया कि ये अब मंजर से गायब हो गए और उस तरह के वाक़यात जो उजरती कातलों के हैं वो कम हुए? लेकिन जब डिटेक्शन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लोगों को ये फीलिंग आ जाएगी कि अगर हमने क्राइम किया पकड़े जाएंगे, जब ये आपने ट्रस्ट पब्लिक के जहन में कि अगर हमारे साथ क्राइम हुआ तो पुलिस ट्रेस कर लेगी, और क्रिमिनल के जहन में कि कोई बचेगा नहीं, पकड़ा जाएगा, ये ट्रस्ट डेवलप जब हमने किया है तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने मर्डर्स की रोकथाम के लिए, मर्डर्स के लिए कहा जाता है आमतौर पर, पुलिस बहुत सारे पुलिस अफसरों से आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि देखिए मर्डर तो होना ही होना है, जिसकी किसी से दुश्मनी है उसने उसको मार देना है, उसको पुलिस कैसे रोकेगी। जहाँ पे किसी की कोई सडन प्रोवोकेशन है उसको पुलिस कैसे रोकेगी। बहुत सारे मर्डर्स ऐसे हैं जो हम रोक सकते हैं। जहाँ पे पता हो लैंड का कोई डिस्प्यूट है, आप पहले प्रोएक्टिवली उनको एंगेज करें। कहाँ ओल्ड एनिमिटीज़ हैं उनको एंगेज करें कि उनकी सुलह करा दें। कहीं पे ऐसी चीज़ है कि कहीं मर्डर हुआ है, कोई पुरानी दुश्मनी चल रही है, तो आपको पता है कि इनका बंदा नहीं पकड़ा गया तो नेचुरली उन्होंने दूसरी तरफ से भी कोई कार्रवाई हो जानी। तो बहुत सारे मर्डर्स ऐसे हैं जो रुक सकते हैं। तो जब ये चीज़ सीएम साहिबा ने इस दफ़ा जब 2024 में उन्होंने आके कहा कि मुझे मर्डर्स की शरह भी कम चाहिए, तो उसके ऊपर हमने पहले हमारे जहन में सवाल आया कि ये तो मर्डर्स तो बड़ा टेक्निकल काम है, इसको कम कैसे करेंगे। लेकिन जब आप किसी चीज़ पे फोकस कर लें, जब आप ट्राई करें और एक विल हो, पॉलिटिकल विल भी आपके साथ खड़ी हो, फिर चीज़ों में बेहतरी आती है। लेकिन कामरान साहब, जैसे आपने कहा कि ट्रस्ट भी डेवलप हो गया है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, हर लिहाज से बेहतरी आ रही है। खुली कचहरियों में भी हम देख रहे हैं कि आप मसाइल भी सुनते हैं, उससे कितनी बेहतरी आई है, कनेक्शन कितना जुड़ा है आवाम के साथ और ताल्लुकात में पुलिस के साथ बेहतरी हो। अप्रैल 2024 से अब तक 24,000 से ज़्यादा लोगों को मैं ज़ाती तौर पे सुन चुका हूँ अपने ऑफिस में। ये बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि तमाम पुलिस के जितने वो थे ना, डीपीओज, आरपीओज, सीपीओज और पूरी पुलिस की हायरार्की को बिठा के जब सीएम साहिबा ने मीटिंग की तो उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ फासला कम करें, लोगों को खुद सुने। लोग आपके पास आते हुए घबराते हैं, अपने दफातर भी खोल दें और खुद भी जाएं लोगों के पास, उनके एरियाज में जाके मिले उनसे, क्योंकि हम हर जुमे की नमाज किसी न किसी मस्जिद में पढ़ने के बाद वहाँ खुली कचहरी भी करते हैं। तो ऑफिस में मैंने ये काम स्टार्ट किया कि हर रोज़ देखिए लोगों के मसाइल रोज़ आने हैं। किराएदार का मालिक मकान के साथ झगड़ा कभी भी हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस कभी भी हो सकती है, लेन देन के मामला कभी भी हो सकते हैं, चेक डिसऑनर, तो ये वो चीज़ें जो होती रहेंगी, ये आप इस पे ब्रेक नहीं लगा सकती। ये सोसाइटी के वो इश्यूज़ हैं जैसे हर शख्स कहीं ना कहीं किसी के साथ, कहीं गाड़ी टकरा गई, कहीं पे बाइक खड़ा करने पे झगड़ा हो गया, ये लोगों के मसाइल हैं जो कंटिन्यूसली आएंगे। तो उसके लिए आपने फोरम दे दिया कि ये मेरे थाने, इनमें आपको अगर इसमें इंसाफ ना मिले तो भी मेरे पास आ सकते हैं, कि डायरेक्टली मुझसे मिलना चाहें तो भी मेरे पास आ सकते हैं। तो हमने एक खुली कचहरी का सिलसिला शुरू किया। उससे हुआ ये कि लोगों को ये आइडिया हो गया कि
हमारी बात सुनने के लिए फोरम मौजूद है। हम सीएम के कंप्लेंट सेल पे भी शिकायत कर सकते हैं, हम आईजी के कंप्लेंट सेल पे भी कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट मिलना चाहें तो किसी भी सीनियर ओपन डोर पॉलिसी है। वैसे कामरान साहब, अवामी कचहरियाँ आप लगाते हैं और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके क्लिप्स भी जो हैं लोग शेयर कर रहे होते हैं और लोग बाद में अच्छा फीडबैक भी दे रहे होते हैं पॉजिटिव कि हमारा मसला हल हो गया, और डेटरेंस भी ऑब्वियसली कायम हो रही है। कोई ऐसा गैर मामूली केस या कोई वाकया इस तरह का बहुत ज़्यादा इमोशनल पेश आया हो आपके साथ कचहरी में, या फिर कोई बहुत ज़्यादा फ़नी कोई इस तरह का केस आ गया हो कि आप भी सोच में पड़ गए हो कि इसमें मैं क्या अहकाम जारी, क्योंकि लोग तो हर बात की कंप्लेन जैसे करते वो हैं। किसी कंट्री में था ना कि वो बकरी थी, वो अदालत पहुंच गई इंसाफ मांगने, तो इस तरह अच्छा, की वो कोई चीज़। कई लोग बड़े मासूम होते हैं जो देखें इस सोसाइटी के अंदर ना बड़ी सारी लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे रिश्तेदारों के मसाइल हैं, वरासती जायदादों के हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। एक आम आदमी टफ टाइम से गुजर रहा होता है इन ताल्लुकात को मेंटेन करने के लिए। तो वो जो फनी तो नहीं मैं कहूँगा, उनके लिए तो वो सीरियस ही है, लेकिन मेरे लिए डिफरेंट वाकया था। वो उसके अंदर मुझसे अक्सर ये रिक्वेस्ट आती है कि फलां मेरी बहू जो है वो मुझ पे काला जादू करा देती है, या बहू कहती है कि मेरे घर में जिन्नात हैं, उनका भी कुछ कर दें। तो अक्सर इस तरह की फरमाइशें या वो चीज़ें आ जाती हैं जो पुलिस का परव्यू नहीं होता उसके अंदर। सुपरस्टिशन से भी निपट रहे होते हैं। बिल्कुल, वो खवातीन का ज़्यादातर, और कई जगह लोगों के ऐसे मेंटल चैलेंजेस भी होते हैं। कॉल भी आई थी 15 पे कि फुफ्फो आ गई हैं शादी में अनइनवाइटेड, इन्हें बाहर निकाला जाए। बिल्कुल 15 के ऊपर इस तरह की बहुत सारी कॉल्स आती हैं। तो और ये जो प्रैंक कॉल्स भी बहुत होती होंगी, स्पैम Prank calls बहुत अक्सर क्या सदब आप किया जो इस तरह की फेक और बोगस कॉल्स करते हैं? देखें, वो वहाँ सेफ सिटी शिफ्ट कर लेते हैं वहाँ पे कि ये बोगस है, ये प्रैंक कॉल है, वो तो हमारे तक फॉरवर्ड नहीं होती, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कॉल्स जो कि लेटर ऑन बोगस प्रूव होती हैं वो हमारे तक आती हैं। उसके ऊपर जब पुलिस जाती है, सरकार का तेल भी ज़ाया होता है, पुलिस वाले का टाइम भी ज़ाया होता है। दो लोगों को आप अनड्यू उनके लिए आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस इलाके में किसी और के खिलाफ आपने कर दी और लेटर ऑन झूठी हुई। कई जगह लोग इस तरह करते हैं, खास तौर पे डिलीवरी बॉयज़ जो हैं या इस तरह जो राइडर्स हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जी हमारे साथ वारदात होगी। चाह वो ये रहे होते हैं कि वो जो उनके पास रकम है, वो मालिक की रकम है जो लेके जा रहे हैं, वो हड़प कर लें, तो उसके लिए वो कह देते हैं कि जी ये मेरे साथ तो वारदात होगी, दो बंदों ने गन पॉइंट पे लूट। अब कैमरे इतने ज़्यादा हैं लोगों के, पता नहीं बहुत बच के भी अगर वो कोई वीडियो अपना वो इंसिडेंट बताते हैं कि ये क्राइम सीन था, और पता लग जाता है बाद में कि नहीं जी वो कैमरे में तो नज़र आ रहा था, ये खुद वहाँ अकेला खड़ा हुआ है, वहाँ पॉज किया और चला गया, या वहाँ पे इसी के दोस्त आए हैं और ये बड़े आसानी से बात भी कर रहे हैं, पैसे उसको पकड़ा रहा है और चला गया। तो इस तरह की कॉल्स जो झूठी कॉल्स होती हैं या फेक वकूए बनाए जाते हैं, उसमें हम फिर पर्चे देते हैं। बिल्कुल ठीक है फैसल कामरान साहब। सर हम ये देखते हैं कि वकला हजरात से हमारी बातचीत हो या आला पुलिस अफसरान से बात हो, तो वो ये कहते हैं कि अगर लोगों को अपने राइट्स पता चल जाएं तो थाने में उन्हें उस तरह के मसाइल जो हैं वो फेस ना करने पड़ें। तो सर क्या कुछ दो चार मोटी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहेंगे जो थाने जा रहे हैं, मतलब किस तरह से डीलिंग हो सकती है, किस तरह से जो उनके मामलात हैं उनको सुना जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने की। मसला वहाँ पे क्रिएट होता है जब एक आम शहरी को उसके राइट का पता ही नहीं। मैं अगर थाने जाऊंगा तो क्या प्रोसेस होगा। एक शरीफ आदमी आज भी शायद घबराता है इस चीज़ से कि मुझे मेरा कोई जायज़ काम, लीगल काम, उसके लिए मैंने किसी सरकारी इदारे में जाना है, चाहे वो आप जितने सरकारी इदारे हैं, गाड़ी रजिस्टर करनी है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, पासपोर्ट बनवाना है, या पुलिस में कोई FIR करानी, थोड़ा सा उसके जहन में को पैनिक करता है वो अक्सर के पता नहीं कैसे होगा। तो वो चीज़ अगर लोगों को ये समझ आ जाए कि आपका इमरजेंसी के लिए नंबर है 15, कोई आपके साथ खुदा न खासा कोई इंसिडेंट होता है, कोई ऐसी क्राइम होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, 15 पे फ़ौरन कॉल कर दें। दूसरा, अगर आप उसके बाद आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, आपका हक है कि आपकी एप्लीकेशन को वहाँ पे रिसीव किया जाए और एक कंप्यूटराइज्ड ई-टैग आपको दिया जाए। आपकी एप्लीकेशन वहाँ रिसीव करना उस फ्रंट डेस्क वाले का फ़र्ज़ है। पंजाब के 750 थानों के अंदर ये उस पर फ़र्ज़ है कि जो आप एप्लीकेशन दें वो रिसीव करे और आपको उसके बदले एक कंप्यूटराइज्ड रिसीप्ट दे जिसके ऊपर आपका तफ्तीशी का नाम लिखा होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा, सीनियर अफसरों का नाम लिखा होगा, वो सारी चीज़ें दी होंगी। वो आपके पास टोकन होगा कि ये चीज़ मेरा काम इन प्रोसेस हो गया। उसका ई-टैग लेना ज़रूरी है, ये लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हर एक FIR का एक टाइम है। फलां तरह की FIR 8 घंटे में दर्ज होनी है, फलां तरह की 24 आवर्स में होनी है, फलां तरह की 48 आवर्स में होनी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फाइनेंशियल मामलात हैं या ज़मीनों के मामलात हैं, वहाँ आपने वेरिफिकेशन भी करानी है महकमा माल से, लैंड रेवेन्यू की रिपोर्ट का वेट करना पड़ता है, तो उसमें दिन ज़्यादा हो सकते हैं। वो हर चीज़ हर थाने में बोर्ड पे लिखी हुई है। अगर सिटीज़न को ये पता हो
कि ये काम ऐसे होना है तो वो अपना बेहतर तरीके से वो कर सकता है। और अगर उसकी वायलेशन हो, अगर कहीं पुलिस वाला या कोई और महकमा वो ना कर रहा हो, फिर क्या करना है उसको, उसका भी पता होना चाहिए। पुलिस में अगर आप थाने में जाते हैं और आपका काम आप समझते हैं डिले हो रहा है या नहीं हो रहा, फैसल साहब ये तो बहुत आपने ब्रीफली गाइड भी कर दिया। ख़वातीन के हवाले से क्या आप कहेंगे कि ख़वातीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़वातीन को क्या करना चाहिए और पुलिस क्या इक़दाम करे? क्योंकि हम देखते हैं कि हम हमेशा वेस्ट की एग्जांपल देते हैं कि वहाँ ख़वातीन बहुत महफूज हैं, रात के 2 बजे भी इजीली निकल सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है रात के 2 बजे लड़की अकेली नहीं निकल। वज़ीर आला साहिबा का भी बड़ा फोकस है इस तो इस पर बहुत फोकस है। मैडम सीएम ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। हमारी जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा हैं, शी इज़ अ लेडी एज वेल, उन्होंने लेजिस्लेशन के हवाले से, एंटी रेप लॉज के हवाले से बहुत काम किया। गवर्नमेंट ने आते ही, इस गवर्नमेंट ने ये जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, एक ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया कि आपको ख़वातीन के लिए उन्होंने कोई स्पेशल थाना बनाने की बजाय उन्होंने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन आपको दे दिया कि जी कहीं पे भी आप हैं, आपने कॉल करनी है 15 के ऊपर, जो आपका वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे खातून आपसे कनेक्ट कर लेगी और उसके बाद आपके तमाम जो भी इश्यूज हैं वो वहाँ पे लेडी ऑफिसर सुन के उसको हल भी कराएगी। जहाँ ज़रूरत पड़ी आपको कनेक्ट कराएगी फिर फीमेल ऑफिसर्स के साथ। फिर जो आपका एक और बहुत लैंडमार्क इनिशिएटिव है, लेकिन शायद वो हम अच्छे तरीके से सब तक पहुँचा नहीं सके, वो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जो आपकी विमेन सेफ्टी ऐप है, ये मैं रिकमेंड करूंगा कि हर हमारी चाहे वो खातून स्टूडेंट है, हमारी बच्चियां बहनें, हाँ जो बच्चियां बहनें हमारी स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, वर्क प्लेस पे उनका आना जाना है, ट्रेवल करती हैं, जो बाहर निकलती हैं, ख़ास तौर पे वो उनको ये वुमेन सेफ्टी ऐप जो पंजाब पुलिस की है ये अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करनी चाहिए। इतनी सारी उसके अंदर चीज़ें और इतना सारा उसमें आपके लिए इतनी सारी वो मटेरियल मौजूद है कि आपकी हिफाजत को यकीनी बनाने का सारा सामान उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब, आप एक बड़े एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं, आपने केपी में भी सर्व किया। केपी में, पंजाब में और ख़ासतौर पर लाहौर को अगर हम देख लें, डायनामिक्स कितने चेंज हैं, जराइम कितने मुख्तलिफ हैं, किस तरह के चैलेंजेस जो हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, दोनों मुख्तलिफ किस तरह से हैं दोनों सूबे? मैंने केपी, क्योंकि जिस ज़माने में मैंने वहाँ पे सर्व किया वो मिलिटेंसी हिट था। आज भी हालात मोर और लेस उसी तरह के हैं, लेकिन 2009 से लेके 2014 मुश्किल वक्त था, बहुत पीक टाइम था जब ब्लास्ट और बहुत सारी मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे, पुलिस वालों पे हमले और बॉम्ब ब्लास्ट इतने ज़्यादा, तो वो वाले टाइम के अंदर केपी में सर्वाइवल की जंग थी और वहाँ पे वो जंग लड़ी थी केपी पुलिस ने, हर पुलिस ऑफिसर ने, कि हमारे शहरों के अंदर, हमारे सेटल्ड एरियाज़ के अंदर कहीं पे कोई मिलिटेंट्स का गश्त ना हो, मिलिटेंट्स की इंग्रेस अंदर तक ना आए, उस पे केपी पुलिस ने फाइट किया था। वो 2009 से 14 तक जो मैंने विटनेस किया है, हमने हर चौक, हर गली, हर एरिया जो हमें याद है उससे एक एक इंसिडेंट शहादत का या गाजियों का हमें वो याद है। कहाँ पे किस एसपी का सर काट के ले गए थे, कहाँ पे किस जगह कितनी डेड बॉडीज हमने उठाई। तो केपी पुलिस आज भी उसी तरह के चैलेंजेस के साथ है। अब अगर हम पंजाब पुलिस पे आए, रिलेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम हुआ इधर, हमारे इदारों ने, सीटीडी ने, हमारे जितने बाकी इदारे हैं सब ने पंजाब, सीसीडी आजकल बड़ा काम कर रही है, सीसीडी भी काम कर रही है, डाल। तो इन तमाम लोगों ने पंजाब को बहुत महफूज करने की बहुत मेहनत की। यहाँ पे भी मिलिटेंसी का फेयर शेयर यहाँ पे भी मिला। आपने देखा है कि लाहौर में और पंजाब के बड़े शहरों में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे पास में, लेकिन यहाँ के चैलेंजेस अब क्योंकि रिलेटिवली सेफर जगह है, अब यहाँ पे पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लाहौर पुलिस जो है वो तारीफ़ के काबिल है और हमने केपीके में देखा है बहुत मसाइल भी हुए, बहुत ऐसे वाक़यात भी हुए जिनकी ना तो उस तरह से तहकीकात हो सकी और बड़े प्रॉब्लम्स भी रहे। इसी तरह हम अगर देखें सैलाब की तबाहकारियाँ, उसमें कितनी मददगार साबित हुई पुलिस और क्या तजुर्बा रहा उसमें? देखिए, सैलाब जब आया है या इससे पहले जंग जो थी, इसके अंदर पुलिस ने अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अपनी आर्म फोर्सेस हैं, उनके साथ किस तरह मिलके काम किया, शहरियों ने किस तरह मिलके काम किया, वो एग्जाम्पलरी था। सैलाब के अंदर लाहौर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, मैं ज़्यादा आपको उस पर इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। बिल्कुल पहले जब ये पता लगा कि ये होने वाला है, वहाँ से पानी आना शुरू हो गया, तो गवर्नमेंट उस वक्त इतनी अलर्ट थी कि हमें पहले से पता था कि रिवर बेड्स के जो करीब में एरियाज आ रहे हैं, कहाँ पे उनका पहले से रिमूव करा दिया था। लॉस ऑफ लाइफ क्यों नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से कि गवर्नमेंट भी जाग रही थी, हमारे इदारे भी जाग रहे थे, चाहे वो रेस्क्यू 1122 है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और उनके साथ मिलके पुलिस ने हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ दरिया के का फ्लो होना था, जहाँ पॉसिबल था,
उसके साथ जहाँ लोगों ने जानवर रखे हुए हैं या उनकी दुकानें हैं या मकानात हैं, वो हमने टाइमली इवैक्यूएट करा लिए। तो पंजाब पुलिस ने इसके अंदर तमाम जगहों पे, कहीं पे भी आप देख लें, नीचे एंड साउथ पंजाब के एंड तक जहाँ पे ये चीज़ें हुई, ये जो रिस्पांस था इदारों का, ये एग्जाम्पलरी था। इसको इस तरीके से हमने शायद पहले ये भी ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। कहा जाता है कि लाहौर में, अफसरान ये कहते हैं कि लाहौर में सर्व करना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पे चेक एंड बैलेंस होता है, नज़र रखी जा रही होती है, दबाव भी होता है। आप पे भी कोई आता है SHO लगाने का या कोई और इसी तरह की चीज़ें? सर, गवर्नमेंट की पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह आते साथ जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे हुकूमत बनी ये वाली, तो उन्होंने सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दी, उसकी वजह से हमें बहुत सपोर्ट हो गई। कोई इस तरह का ये जो इंटरफेरेंस है ना, इसको हमेशा टैग कर देते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। जी, बहुत टाइप की होती है, बहुत सारे प्रेशर बहुत तरह ग्रुप्स की होते हैं भी, yes। अदर देन पॉलिटिशियंस तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के पॉलिटिशियंस तो बड़े सीजनड और मेच्योर हैं इस हवाले से। बड़ा शहर है ना, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है लोगों का, तो यहाँ पे हमारा उनके साथ हमेशा एक बड़ा अच्छा कॉर्डियल रिलेशन भी रहा। और गवर्नमेंट की भी क्योंकि प्रायोरिटी ये थी कि कोई इस तरह के अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, अच्छा। तो वो यहाँ अगर आए तो हमें शिकायत करें। वो क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल से वहाँ तक बता दिया गया, तो वो ऐसी कोई चीज़ हम तक आती ओके, नहीं। वहीं बाकी curtail देखें, होगे। सियासी लोगों के पास लोगों ने आना है, जो लोग वोट देते हैं फिर अपने उसके पास MPA के पास जाएंगे, उनका अगर कोई काम है जिस पे वो उनसे बात करना चाहते हैं और वो मेरिट पे है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आपका MPA आपको कहे कि जी ये फलां पार्टी है, इसको सुन लें, इसका काम है मेरिट पे हल करना चाहिए, तो वो तो करना है हमने, वो तो हमारा फ़र्ज़ है अदरवाइज भी। लेकिन उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में इस टाइम में कम से कम मैंने इन 1.5 सालों में ये चीज़ फील नहीं। बिल्कुल प्रेशर नहीं है और दबाव नहीं है, इसलिए आप बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्म भी करें। और हुकूमत को चाहिए भी यही कि जो अफसरान आप लगाएं फिर उन्हें पूरा सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हों और किसी किस्म का दबाव जो है वो कबूल ना करें। बहुत शुक्रिया वंस अगेन फैसल कामरान Sir, thank you साहब very शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। और बिल्कुल आप जैसे जो लोग हैं जो खुली कचहरियाँ भी लगा रहे हैं, लोगों के मसाइल भी सुन रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि राउंड द क्लॉक जो है ये अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए भी और मसाइल हल कर बहाल होता है। सॉफ्ट खुद इमेज जो बैठे है हमें ये वाइब फील हो रही है कि यस अब चेंजेस आ रहे हैं, ट्रस्ट बढ़ रहा है और जो पुलिस है उसके अवाम के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और पुलिस बर वक्त जो है वो काम भी कर रही है और अवाम के काम भी आ रही है। तो और ये सबसे अच्छी बात ये कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। फिर वो जो हमेशा रिसोर्सेज का एक मसला होता है, जो एक बहाना होता है, वो नहीं पीछे रह जाता। तो जनाब इन तमाम चैलेंजेस पर पंजाब पुलिस जो है वो काम कर रही है, आपका ताउन भी दरकार है। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आज के शो से इतना ही, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।